वेलकम राजपाल जी। वेलकम राशिद जी। अ, मैं सबसे पहले राशिद जी, मैं आपसे क्योंकि सवाल ये हम कर रहे थे कि ये जो थॉट था कि मजदूरों के पास पैसा देना, ये पैसे देने वाला जो थॉट उन्होंने शुरू किया आपके कांग्रेस से जब शुरू हुआ, तो ये भी काफी देर वेट एंड वॉच के बाद ये सामने नहीं आया। देखिए, हम सरकार में नहीं हैं। भारत सरकार भारतीय जनता पार्टी के पास है। हम सोचते थे कि सरकार सब लोगों की मदद करेगी, मजदूर भाइयों की मदद करेगी। हम जब से लॉकडाउन हुआ है, लगातार हम कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री की कोई आलोचना नहीं करेंगे। हम प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं। क्योंकि हम इस लड़ाई के अंदर जो देश की लड़ाई है, हम ये नहीं चाहते थे कि हम कहें कि हम अलहदा खड़े हैं। लेकिन आज 2 महीने के बाद मजबूरन हमें कहना पड़ता है, प्रधानमंत्री फेल हो गए। प्रधानमंत्री देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आज वो 20 लाख करोड़ का पैकेज दे रहे हैं। ये 20 लाख करोड़ का पैकेज एक तमाशा नहीं तो क्या है। कुछ लोगों को लोन दे दिया। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि उनको मजदूर के पसीने की खुशबू आती है। मुझे तकलीफ होती है। जख्मों पर मरहम छिड़कने की बजाय मजदूरों के जख्मों पे आप नमक छिड़क रहे। रेल की पटरी से मारे जा रहे। 100 150 किलोमीटर पैदल चल रहे, भूखे हैं, खाने के लिए रोटी नहीं है। आज ही मैंने देखा है किसी जगह के एक औरत बच्चा देती है सड़क पे और गोद में लेके 70 किलोमीटर पैदल चलती। आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्रधानमंत्री जी, अदब से पूछता हूं, यही मजदूर का पसीना है जिसकी खुशबू आप तक आ रही है? एक जुमला मजदूरों के बारे में आप नहीं बोलने को तैयार। आप सोचते हैं कि आप कहेंगे कि पसीने की खुशबू आ रही है और देश का मजदूर, देश के लोग खुश हो जाएंगे। आप लोन दे रहे हैं। लोन तो पहले भी मिलता था। लोन देने से किसने इनकार किया था? आप थोड़ी बहुत फैसिलिटीज दे रहे हैं, लेकिन आपकी फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिन लोगों को लोन दिया गया है वो बैंक से पैसा लेने को अभी तैयार नहीं। लॉकडाउन की वजह से कारोबार बंद है। तो जिन लोगों को सैंक्शन कर दिया गया लोन, अगर वो भी पैसा लेने को तैयार नहीं है, तो ये नए लोग जो कम पैसे वाले हैं, आपका लोन कहां से लेंगे? और मैं इसे भी चैलेंज करता हूं बहुत अदब के साथ। बैंक देगा लोन बगैर गारंटी के? मैं लिस्ट देता हूं आपको, 1000 ऐसे लोगों की जिन्हें लोन की जरूरत है, दिलाइए उनको लोन बगैर गारंटी के। मुमकिन नहीं है। टीवी पे आके भाषण दे देना बहुत आसान है, और आज ये फैशन बन गया कुछ चैनल्स का। प्रधानमंत्री सही बोले कि गलत बोले, वाह वाह कहेंगे, तालियां बजाएंगे। आम आदमी कितना परेशान है इस लॉकडाउन के अंदर, उसका एहसास प्रधानमंत्री जी आपको नहीं है। मैं अभी यूपी 15 दिन रहकर आ रहा हूं। गांव गांव जाके देखिए आप, लोग फोन कर करके परेशान है, खाने के लिए रोटी नहीं है उनको। मजदूर किसी भी तरह घर वापस जाना चाहता है, रो रो के फोन करते। किसी का बच्चा कहीं है, किसी का बाप कहीं है, किसी की मां कहीं है। आपने अचानक लॉकडाउन कैसे लगा दिया? आपकी आदत हो गई है कि डिमोनेटाइजेशन रात के 12 बजे से शुरू हो जाएगा। आपकी आदत है कि लॉकडाउन रात के 12 बजे से शुरू हो जाएगा। हमने आपकी आलोचना नहीं की उस वक्त, लेकिन आज मजबूर हैं हम करने के लिए। अगर आप 1 हफ्ते का टाइम दे देते कि सब लोग अपने घरों पर चले जाएं, तो क्या परेशानी थी प्रधानमंत्री जी? लोग, ये सारे मजदूर अपने घरों पर चले जाते। आज ये नौबत ही नहीं आती जिस परेशानी लेकिन का आपको नहीं सामना। लगता गवर्नमेंट के लिए भी एक फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस में ये सिचुएशन सामने रही है, जिसकी वजह से काफी सारे लैप्सेस हुए हैं और जो प्रॉब्लम सामने आई है? कुछ नहीं, सवाल मेरे पास इस वक्त मैं एक बात आ कहूंगा, रहे 1 मिनट, हैं। एक बात कहूंगा, फिर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। प्रधानमंत्री ने ये लॉकडाउन उस वक्त क्यों नहीं लगाया जब देश के अंदर एक केस आया था? आप डोनाल्ड ट्रंप का इस्तेमाल करेंगे शानदार तरीके से। आप उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थे।
अगर ये लॉकडाउन पहले लग जाता तो ये नौबत नहीं आती। ये आपने बहुत देर से लगाया। ये अलहदा बात है कि देश के विपक्ष ने, हमने इसको क्रिटिसाइज नहीं किया है। एक के बाद एक गलतियां करते चले जा रहे हैं और उन गलतियों का खमियाजा देश की जनता भुगत रही। और अभी तो मैं कहूंगा कि ये इब्तदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। राशिद जी, आपने अभी ट्रम्प के बारे में बोला। मैं यूएस से जस्ट लॉकडाउन के पहले आई। आप अगर यूएस का स्टेट देखते आज कितने लोग मर रहे हैं, लेकिन वो लॉकडाउन को ना मान के खोल रहे हैं क्योंकि उनको इकोनॉमी ज्यादा जरूरत मानते हैं, मोर देन ह्यूमन लाइफ। अगर हम उस टाइम पे अगर वो करते, क्या करना ना करना, आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जज करने को, क्योंकि किसी को ऐसा एक सिचुएशन, इट्स लाइक अ वॉर सिचुएशन, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया है। और आज भी अमेरिका जैसा कंट्री में जहां सारा व्यवस्था है, डेली डेथ रेट कितना हाई है, कितने लोग आज भी हॉस्पिटल में भरते रह रहे हैं। सो आई थिंक इट्स वेरी अनप्रिडिक्टेबल एंड किसी को ये जज करने का सिचुएशन मुझे नहीं लगता। बट एवरीबॉडी जितने हो सकते हैं इस सिचुएशन में हेल्प करके एक दूसरे का कैसे आगे जा सकते हैं, आई थिंक वी डूइंग द बेस्ट पॉसिबल। देखिए, मैं कहूंगा अमेरिका, जब हमारे मुल्क में ये बीमारी आई तो हम देख रहे थे कि चाइना में क्या हो रहा है, हम देख रहे थे दूसरे कंट्रीज में क्या हो रहा है। अमेरिका की बात अलहदा, अमेरिका के पास कितनी फैसिलिटीज हैं, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के वो टेस्ट कर चुके हैं। हमारे देश में अभी 16 लाख टेस्ट हुए हैं, जबकि हमारी आबादी 135 करोड़। हमारे पास खुद प्रधानमंत्री ने माना कि हमारे पास पीपीई नहीं थे, वो अब बनने शुरू हुए हैं। हमारे देश की जो हालात है, जो व्यवस्था है, वो अमेरिका से मुकाबला नहीं की जा सकती है। इसलिए अगर लॉकडाउन पहले से लगाया जाता तो इतनी दुश्वारियों का सामना नहीं करना पड़ता। अमेरिका तो किसी ना किसी तरह काबू पा लेगा। अगर खुदा ना करे हमारे देश में ये फैल गई बीमारी, तो आप यकीन मानिए कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। गांव गांव में फैल जाएगी, कम्युनिटी स्प्रेड हो जाएगा, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाएगी, प्रांतीय सरकारें कुछ नहीं कर पाएंगी। हमारे यहाँ वो फैसिलिटीज नहीं है। 130-135 करोड़ लोग सिर्फ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली के अंदर आना चाहते हैं। आम हालात के अंदर यहाँ हॉस्पिटल्स में जाकर आप देखिए, हॉस्पिटल्स के अंदर जो छोटी छोटी सड़कें हैं वो भरी रहती हैं, पेशेंट सड़कों पर रहते हैं, लोगों को एडमिशन नहीं मिलता हॉस्पिटल्स के अंदर। ये तो नॉर्मल हालात के अंदर है। आज अगर इन हालात के अंदर ये बीमारी बढ़ जाती है तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि आने वाले वक्त में क्या होगा। प्रधानमंत्री के पास तो दूरदर्शिता होनी चाहिए, उन्हें समझना चाहिए था कि हालात अगर ऐसे हो गए तो क्या होगा। अपनी आंखों से देख रहे थे चाइना का हाल, स्पेन का हाल, इटली का हाल, अमेरिका का हाल। अगर लॉकडाउन पहले से कर देते तो अभी तक तो मुमकिन है हम ठीक हालात कर लेते अपने मुल्क के। इसलिए मैं आलोचना नहीं कर रहा, गलतियां आदमियों से होती हैं, लेकिन निश्चित तौर से सरकार की गलतियां हैं और उन गलतियों को बताना पड़ेगा। अब अभी भी वक्त है, समझदारी के साथ काम कीजिए। जो मजदूर है सड़कों पे चल रहा है, देखा नहीं जाता, उनका इंतजाम ठीक कीजिए। खाने के लिए रोटी नहीं है उनके पास। मैं तो कहूंगा कि जो हमारे एनजीओज हैं, इंडिविजुअल्स हैं, वो शायद भारत सरकार से ज्यादा मदद कर रहे हैं। हर जगह मैं देखता हूँ लोग बेदरेज लोगों की मदद कर रहे हैं। मैं अभी 15 दिन यूपी घूम कर आया हूँ। कांग्रेस पार्टी पूरी मजदूर भाइयों के लिए उनका किराया दे रही है। हम लोग हर जगह किचन चला रहे हैं पूरी यूपी के अंदर। जो भूखा आदमी आके खाना खा सकता है, जो दूसरे लोग हैं जिनको हम फोन कर देते हैं, राशिद जी, नो डाउट वो पूरी मदद करते हैं। हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है राहुल भाई आप थोड़ा सा इस पर, क्योंकि एक बहुत स्ट्रेस्ड आउट सिचुएशन इस वक्त क्रिएट हो रही है और जो हमेशा मुस्कुराता चेहरा है वो भी मुझे स्ट्रेस में दिखाई दे रहा है। तो आप अपना ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए।
एंड आप थोड़ा सा ये बताइए कि जो फिल्म इंडस्ट्री है जो दिन रात चलती थी, 24 घंटे चलती थी, आज वो बिल्कुल ठहर गई और ये भी नहीं पता कि दोबारा कब चलेगी। जहां पर बहुत सारे लोग सिर्फ इस इंतजार में रहते थे कि उनका नंबर लगेगा तो कुछ खाने को मिल पाएगा, अभी जो लोग काम कर रहे थे वही उस लाइन में चले गए जहां उन्हें कुछ नहीं मिल पाएगा। कैसे आप इस पूरी इंडस्ट्री की सिचुएशन को? सिचुएशन के पूरे देश में एक जो आपदा अचानक आई है, जिसके लिए न पूरा देश मेंटली प्रिपेयर था, ना ही पूरी दुनिया मेंटली प्रिपेयर थी, जहां पे पूरे विश्व का लगभग ऐसा लोग बोलते हैं कि 40 अगर 750 करोड़ लोग हैं तो कम से कम 300 करोड़ तो खाली स्पोर्ट इंडस्ट्री से, फिल्म इंडस्ट्री से, क्रिएटिव इंडस्ट्री से, मीडिया इंडस्ट्री से, सड़क से लेके अर्श से लेके फर्श तक सब लोग जुड़े हुए हैं। सारे लोग अपने घर में बैठे हुए हैं। मुझे सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि ये कोरोना रूपी वायरस जो है, जो इसका एक इसकी क्या दिशा मिले, एक ऊँट किस करवट लेता है, तो उसके हिसाब से पूरी फिल्म इंडस्ट्री जो है आगे के लिए, क्योंकि कलाकार की कोई फैक्ट्री नहीं होती, 80% लोग रोज खाना पकाने के लिए रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं। और ऐसे माहौल में पूरी इंडस्ट्री हो या स्पोर्ट्स इंडस्ट्री हो या उद्योग इंडस्ट्री हो, जो लोग जहां पे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि सारे लोग इस बात की एक ही बोलते ना, होप फॉर द बेस्ट, सब अच्छे के लिए, कि कोरोना रूपी तांडव से निपटने के बाद में कुछ ऐसी आशा की किरण अच्छी आए जिससे हम लोगों को भी एक दिशा मिले और हम लोग भी आगे बढ़ने के लिए कोशिश करें सब मिलके। और जहां आप हो विनीता, वहीं पे हम सब लोग हैं। हेलो 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 हेलो, क्या हुआ? हेलो, सुन पा रहे हैं आप हमें? हाँ जी बोलिए। हाँ, और मैं सिर्फ अपने विचार इस बात से रखना चाह रहा था कि अभी देश का बच्चा और देश का बूढ़ा सब जवान नौजवान सारे एक साथ मिलके, कोई भी मनभेद के बगैर किसी मतभेद के लगातार सारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री सब मिलके, और जो मोहल्ले में सब कोरोना वॉरियर्स हैं, और सब लोग अपने अपने तरीके से पिछले 2 महीने से जिस तरीके से देश की सेवा में डटे हुए हैं सब लोग, एक फुल पॉजिटिव। भाई, आपने मुझे कहा था कि फिटनेस की सिचुएशन हो गई है, सब सिचुएशन डिफरेंट हो चुकी है लाइफ में, बोल रही थी। Gaurav ji is also with us. Gaurav ji is an educationist, social entrepreneur, and he is one of those 50 people from Forbes list 2020 for game changer of modern India. So modern India mein, Gaurav ji, what do you look at the aspect now for after Corona? Post Corona is going to be a different life totally. क्योंकि कितने बदल जाएंगी चीजें, और ये बदलाव को आप कैसे देखते हैं? So, of course, I feel that the changes will happen at multiple levels. One, of course, is a conspicuous. Conspicuous is that which can be seen, which is manifested. And that manifestation can happen in short term, mid term, and long term. So that is one aspect or one effect that everybody will see, which will be a conspicuous effect. तो सब चीज आपके सामने में आ रही है। एक होगा inconspicuous effect. Inconspicuous effect होगा which will not be coming out in the open. It will be internal. तो जो conspicuous effect है वो तो everybody has shared, and there's going to be
trying to bring the economy back, and so much suffering and misery related to human life and existence, which is going to happen because of the economic factors. And economy, of course, extends or interfaces with different aspects of life. Economy will interface with social aspect. Economy will interface with the legal aspect. Economy will interface with so many aspects of our life. So that is one change which is going to happen, which I believe is a conspicuous change. ऐसे लोगों को कितने so many thousands of people have gone out of employment. That is one thing, and more so because of the confusion in what the legal status of this pandemic is. Is this a force majeure? Force majeure में क्या होता है? सब agreements are null and void. Is this not a force majeure? There are so many things which are not clear about this, because the government has declared that no salaries must be deducted. But about 2 weeks back, the Supreme Court has asked the central government to respond because it is infringement of Article 14. It is infringement of Article 14. So there must be clarity, which must be provided on all accounts, because we are a very large nation. We are not so US or Italy or Spain or some of the other European countries. Their population levels are nothing compared to what we are dealing. The sheer volume of what we have with us requires us to fragment and then manage. If we try and manage without fragmentation, it will go out of control. So one of the things which is of concern is a conspicuous benefit. Dismay loss of jobs will happen. As a result of loss of jobs, so many other collateral damages will happen. The second is the inconspicuous damage or harm, which a lot of people... Loss of jobs जो है, this is going to be a major fear. तो यही डर सबसे ज्यादा होगा. तो संजय जी, आपको नहीं लगता है कि दिल्ली गवर्नमेंट की अपनी जो प्रिपरेशंस हैं, स्पेशली फॉर द जॉब्स, इसके लिए कोई रोड मैप बना है? क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस इन सब चीजों के आ रहे हैं सामने, में देख रही हूँ. नौकरी का डर सबसे ज्यादा है लोगों को. नहीं, बिल्कुल जायज है जो नौकरी का डर है, और मुझे लगता है कि ये तभी खत्म हो सकता है या तभी इसके खत्म होने की शुरुआत हो सकती है जब फिर से अर्थव्यवस्था अपनी पटरी पे आए, इंडस्ट्रीज फिर से खुलना शुरू हो, लोग अपने काम पे जाना शुरू हो, कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हो, तभी लोगों को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, मजदूरों को भी, और जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोग हैं उनको भी. तो इसलिए ही मैं कह रहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और जो भी नियम है इस कोरोना से निपटने के, उन नियमों का पालन करते हुए अब आपको धीरे धीरे लॉकडाउन की प्रक्रिया से आगे बढ़ना पड़ेगा. लॉकडाउन की प्रक्रिया में थोड़ा थोड़ा ढील देना शुरू करना पड़ेगा. अदरवाइज अगर आप अंतहीन तरीके से... एक सवाल है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं 1 मिनट अपनी बात पूरी करूं. अगर आप अंतहीन तरीके से इस लॉकडाउन को जारी रखेंगी तो जितने लोग कोरोना से नहीं मरेंगे उससे ज्यादा लोग भूख से मर जाएंगे. इस देश में ऐसे लोगों की तादाद बहुत बड़ी है, करोड़ों में है, जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं. रोज कमाने खाने वाले लोगों के लिए, उनके जीवन के लिए संकट पैदा हो जाए. अब आप अपना सवाल पूछिए तो मैं जो सरकार के द्वारा कदम उठाए गए वो थोड़ा बताना चाहूंगा. जी, आप कुछ पूछने वाली? मैं एक सवाल सामने आया था, उसमें ये बोल रहे हैं कि नौकरी, क्योंकि ये भी एक लोग टेंशन है कि अगर वो बाहर कमाने निकल रहे हैं तो फिर उनकी जिंदगी का उन्हें डर लगा है. जो जिस तरह से दिल्ली के आंकड़े बढ़े हैं कोरोना को लेकर, उससे ज्यादा फियर उनको ये लग रहा है कि जो एक्चुअल आंकड़े सामने हैं और जो पीछे सिचुएशन है वो ज्यादा खराब है अभी. तो ऐसे में हम उन्हें ऑप्शन दे भी देते हैं, ढील दे भी देते, तो भी कितने लोग घर से एक फ्री माइंड होके बाहर निकल पाएंगे? नहीं, निश्चित रूप से लोगों के मन में इस बात को लेकर डर है, और डर इस वजह से भी है कि आज केसेस बहुत बढ़ गए हैं दिल्ली में. देखिए, दिल्ली में केसेस बढ़ने की एक बड़ी वजह ये भी रही कि भाई यहाँ पे देश की राजधानी है, बहुत सारे लोग हवाई जहाज से यहाँ आए, क्वारंटाइन भी नहीं किया गया, उनको उनके घर भेज दिया गया, होम क्वारंटाइन करने की बात
कही गई वो भी प्रॉपरली हुए नहीं हुए, तो बहुत सारे केसेस बढ़ने की वजह है, उसकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन ये जरूर है कि आज अगर आप थोड़ी थोड़ी ढील देना शुरू करेंगे, एक साथ सब कुछ आप नहीं खोल सकते, तो आप सोशल डिस्टेंसिंग का या कोरोना संक्रमण से निपटने का कि हाथ सैनिटाइज करो, मास्क पहनो, ये सब चीजें नियम जो बने हुए हैं उसको मानते हुए आपको अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ना पड़ेगा। और दुनिया के बहुत सारे मुल्क हैं विनीता जी, खाली हिंदुस्तान नहीं। आप देख लीजिए, हिंदुस्तान में तो अभी भी लॉकडाउन है, लेकिन बगल में बांग्लादेश देख लीजिए, दक्षिण कोरिया देख लीजिए, नेपाल देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पे कि उन्होंने लॉकडाउन नहीं घोषित किया और उसके बावजूद वो इस संक्रमण से, इस बड़े संकट से निपट रहे हैं। तो वैसा ही कुछ तरीका हमको भी अब आगे अपनाना पड़ेगा। और जो अभी राहत के नाम पे जो कुछ सरकार के द्वारा किया जा रहा है, मैं ये कहूंगा कि वो एक दिखावा मात्र है, जमीनी सच्चाई से बिल्कुल अलग। आप देखिए कि आपने कह दिया एमएसएमई सेक्टर में हम 3 लाख करोड़ रुपए का लोन देंगे। जब बाजार में मांग ही नहीं है तो कोई एमएसएमई सेक्टर वाला प्रोडक्शन क्यों करेगा, वो अपना उत्पादन क्यों करेगा जब उसकी बाजार में मांग नहीं है, या फिर वो लोन क्यों उठाएगा। तो बहुत सारे सवाल हैं। अगर इस देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाना है तो एक साथ कई कदम उठाने पड़ेंगे, और खासतौर से वो तबका जो आज सबसे ज्यादा पीड़ित है, सबसे ज्यादा इस कोरोना संकट की वजह की से मार झेल रहा है, उसको मदद करने की जरूरत है। लेकिन उसके नाम पे तो सिर्फ घोषणाएं हुई हैं, जमीन पे कुछ दिखता नहीं है। लोन देना एक इनडायरेक्ट सहायता हो सकती है, लेकिन लोन देना कोई सीधे तौर पे किसी की सहायता नहीं है। अब जो कल एमएसएमई सेक्टर के लिए कहा, उसमें निर्मला सीतारमण जी ने खुद माना है कि भाई हाँ, इससे 45 लाख इंडस्ट्रीज को फायदा होगा, छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को। तो बाकी 6 करोड़ यूनिट है एमएसएमई में, 5 करोड़ 55 लाख इंडस्ट्रीज का क्या होगा, उसके बारे में क्या योजना आपकी है। दूसरा, आपने कहा 18,000 करोड़ रुपए हम टैक्स पेयर्स का रिफंड करेंगे। तो रिफंड कौन सा पैकेज है, रिफंड देना कौन सा पैकेज में आप उसको गिनती हैं। तीसरी बात, आज जो घोषणाएं उन्होंने कहा कि 10,000 रुपए हम रेडी पटरी वालों को कर्ज देंगे। तो कर्ज देना कहां से किसी की सीधे सहायता हो गई। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और सबसे पहली जो जरूरत इस वक्त की है वो इसी बात की है कि आप इन पीड़ित लोगों को उनके घर कैसे जल्द से जल्द पहुंचा दे, जो आज रास्ते पे खड़े हैं, जो चौराहे पे खड़े हैं, जो कई स्थानों पे हिंसा करने को मजबूर हैं, जो कई स्थानों पे मरने के लिए मजबूर हैं। इस वर्ग का कैसे आप ध्यान रखेंगे, इसके बारे में केंद्र सरकार को जरूर एक स्पष्ट नीति और योजना के साथ सामने आना होगा। वरना आने वाले दिनों में जैसे रेलवे पटरी पे, हाईवेज पे घटनाएं हो रही हैं, ये और इस तरह की चीजें और बढ़ेंगी और असंतोष लोगों में पैदा होगा। तो इसकी ओर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। एक सवाल और है संजय जी, आप से जुड़ा ये आया है, और राशि जी आपसे भी जुड़ा हुआ है ये एक सवाल। पहले तो मैं जो सवाल संजय जी के लिए वो बता दूं कि पानी पीने की गर्मियों में बहुत समस्या होती है। जैसे आपने संगम विहार की स्थिति देखी है, वहां पानी पहुंचता ही नहीं है। दिल्ली में पानी पहुंच जाए सब घरों तक, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है हर साल। तो मैंने भी कई बार देखा है, ऐसे इलाकों में मैं गई हूँ दिल्ली में काफी जगहों पर, तो वहां पर टैंकर जाते हैं, टैंकर से लोगों को पानी मिलता है। आप जानते हैं कितने इलाके हैं जहाँ पे पाइपलाइन की सुविधा परेशानी अभी भी है। ऐसे में कोरोना की स्थिति में जब इतने सारे लोग टैंकर के पास आके इकट्ठा होते हैं, 100-200 लोग, और उस वक्त में कैसे वो पानी लेंगे या सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो, क्योंकि वहां तो सोशल डिस्टेंसिंग कुछ रह ही नहीं जाती है, पानी देखते लोग दौड़ते हैं। तो इन चीजों को कैसे देख रहे हैं? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक बात कही। सोशल डिस्टेंसिंग का नियम अगर कोई सरकार ये दावा करे, या मैं ये दावा करूं, या दिल्ली सरकार ये दावा करे कि हम पूरे दिल्ली में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा लेंगे, तो मुझे लगता है ये कहना एक गलत होगा, और ये कहना एक सही नहीं होगा कि हम पूरे दिल्ली में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा सकते हैं। उसको पालन करवाने के लिए खुद को ही तैयार रखना पड़ेगा।
लोग जब तक इसके लिए तैयार नहीं होंगे, कोई भी सरकार सोशल डिस्टेंसिंग करो या मास्क लगाओ या हाथ सैनिटाइज करो, ये घर सैनिटाइज करो, ये कोई एक सरकार के बस की नहीं है कि वो पूरे दिल्ली में करा पाएगी 2 करोड़ की आबादी। जहां तक आप पानी का सवाल आपने उठाया, मैं बता दूं आपको, जब हम सरकार में आए थे उस समय 58% दिल्ली के लोगों को टोटी से पानी मिलता था, पाइपलाइन के जरिए पानी जाता था। आज 93% लोगों को पाइपलाइन के जरिए पानी जाता है दिल्ली में। इतनी जगहों पे हम लोगों ने पाइपलाइन बिछाने का काम किया। टैंकर माफिया सब, जब मैं दिल्ली में आया था पहली बार मुझे सुनाई पड़ा, दूसरे राज्यों में अलग अलग माफिया सुनाई पड़ते हैं, लेकिन दिल्ली में टैंकर माफिया शब्द हम लोगों ने सुना था। आज वो धीरे धीरे टैंकर माफिया शब्द यहाँ से खत्म हुआ है। पानी की उपलब्धता दिल्ली सरकार ज्यादा से ज्यादा जगहों पे करा रही है। जो कुछ एरियाज बचे हैं वहां भी कराएंगे, और जहां हमारे पास पाइपलाइन नहीं के जरिए पानी नहीं जाता है वहां हमने टैंकर भेजकर पानी की व्यवस्था लोगों को कराने का इंतजाम किया है, और आगे भी जो दिक्कतें आएगी वो उसका सामना किया जाएगा। लेकिन बाकी सोशल डिस्टेंसिंग लेना जाकर के उस पर ध्यान खुद ही रखना होगा, अपनी जिंदगी का खुद ही रखना होगा। अब आप देखिए शराब के ठेकों का जो मामला दिखाया गया वो अकेले दिल्ली का नहीं, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, कर्नाटक हो, जहां जहां भी शराब की दुकानें खोली गई वहां कोई नारियल फोड़ रहा है, कोई बैंड बजा रहा है, कोई माला फूल फेंक रहा है, कोई एक दूसरे से गले मिल रहा है कि साहब शराब की दुकान खुल गई। तो सोशल डिस्टेंसिंग का वहां भी, या सब्जी की दुकान पे भी, या कपड़े की दुकान पे भी, या पानी लेते समय भी ध्यान तो लोगों को ही रखना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि कोई सरकार इसको लागू करवा सकती है, तो मैं समझता हूं कि ये कहना गलत होगा कि कोई भी सरकार पूरे देश में या पूरे राज्य में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा सकती है। अगर इसका पालन करने की मानसिकता लोगों में बन जाएगी तो धीरे धीरे मैं कह रहा हूं कि लोग निकलना शुरू होंगे, अपने काम पे जाना शुरू होंगे, और फिर इस बीमारी के साथ जीवन कैसे जीना है, अर्थव्यवस्था को गति कैसे देनी है, इस बात की मानसिकता एक देश के अंदर तैयार होगी। मैं समझता हूं अब देश को उस ओर बढ़ने की जरूरत है। अंतहीन प्रक्रिया लॉकडाउन नहीं हो सकती है। आप देखिए एक के बाद एक, अभी राशिद अल्वी जी भी कह रहे थे कि भाई समय रहते क्यों नहीं लॉकडाउन घोषित किया गया। उसके चर्चा में जाएंगे तो बहुत लंबी बातें निकल के आएंगी। नमस्ते ट्रंप भी निकल के आएगा, मध्य प्रदेश की सरकार भी निकल के आएगी, दिल्ली की संसद भी चल रही थी वो भी बात निकल के आएगी। लेकिन जब भी आपने घोषित किया, मान लीजिए 22 मार्च को आपने घोषित किया, 13 मार्च को आपकी हेल्थ मिनिस्ट्री कह रही है कोई इमरजेंसी नहीं है देश में, तो 4 दिन 5 दिन का टाइम आप इन मजदूरों को दे देते, लोग अपने घर चले जाते। 80,000 केस बढ़ने के बाद प्रवासी मजदूरों को उनके घरों में, राज्यों में भेजना ज्यादा खतरनाक है, बजाय 341 22 मार्च को जब था उस वक्त भेजना ज्यादा सुरक्षित था। ये मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं। और दूसरा एक और पहलू है जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि कुछ लोगों ने इस बीमारी के दौरान भी इसको एक सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास किया, हिंदू मुसलमान का गेम खेलने का प्रयास किया। वो भी भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत की पहचान के हिसाब से बहुत गलत है। हम वासुदेव कुटुंबकम वाले देश हैं, हम गंगा जमुनी तहजीब वाले देश हैं। इस देश में कहीं केसेस ज्यादा मिल गए तो उसको ये ब्लेम करना कि भाई सिर्फ मुसलमानों की वजह से पूरे हिंदुस्तान में कोरोना फैल गया, या किसी जाति, किसी धर्म विशेष को टारगेट करना, ये काम भी जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। आने वाले दिनों में इसका भी ख्याल रखने की जरूरत है कि हम लोग इस बीमारी से 125 करोड़ भारतवासियों को मिलकर लड़ना होगा, तब हम आप इसमें सफलता पा सकते हैं। वरना सिर्फ अगर ये सब करते रहे तो फिर ये आने वाले दिनों में बड़ा संकट पैदा होगा। एक क्वेश्चन आप दोनों के लिए इनफैक्ट इसमें आ रहा है कि धर्मेंद्र हैं, वो पूछ रहे हैं कि विपक्ष क्या इतना उदासीन हो सकता है, जहां हर छोटे छोटे मुद्दे को उठाता है, वहीं पर एक महिला महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर रोड पर नवजात शिशु को जन्म देती है और किसी ने इस मुद्दे पर सरकार को नहीं घेरा। कई सवाल खड़े किए। क्या मान लिया जाए कि विपक्ष अपनी बातें रखने में सक्षम नहीं हो पाता है? देखिए विनीता जी, कुछ समय होता है जिसमें आप बहुत सीधे तौर पे सरकार को खुल के अटैक करते हैं, बोलते हैं। कुछ समय ऐसा होता है जिस समय लोगों की अपेक्षा होती है कि भाई मिलकर सब लोग काम कीजिए, संकट से निपटिए। हम लोगों ने उसी मानसिकता के साथ जब लॉकडाउन प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया
उसी मानसिकता के साथ विपक्ष ने शुरुआत की कि हमको केंद्र सरकार का साथ देना है और उनका सहयोग करना है। उनकी आलोचना, निंदा और राजनीतिक बयानबाजी ये बाद में कर लेंगे, कभी जब दूसरे मौके आएंगे। लेकिन जब परिस्थितियां ज्यादा बिगड़ती जा रही हैं, उस वक्त बोलना मजबूरी हो जाता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, 16 लोगों की जान पटरी पे चली गई। एक 20 लोगों का ग्रुप निकलता है 150 रोटी लेके और एक कटोरा चटनी लेके, और रेल की पटरी पे वो खाना खाता है, नींद आ जाती, सो जाता है, रेल के नीचे कट के मर जाता है। ये हमारी क्रूर व्यवस्था के कारण ऐसा हो सका है, हुआ है ऐसा। तो ये एक हमारे ऊपर तमाचा है, हमारी व्यवस्था के ऊपर। हाईवेज पे लोग मर रहे हैं, या महिला की रास्ते में डिलीवरी हो रही है, उसको कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। ये वास्तव में ये चीजें देख के बहुत दुख होता है, तकलीफ होती है। लेकिन इसमें सरकार को ही आगे बढ़ के संवेदनशीलता दिखाने की जरूरत है, कदम उठाने की जरूरत है, और रेलवे के माध्यम से, बसों के माध्यम से इन लोगों को इनके घर पहुंचाने की जरूरत है। जिस बात को हम लोग बार बार उठा रहे हैं, सरकार इसका ध्यान दे, अन्यथा ये सिलसिला रुकेगा नहीं और दयनीय स्थिति आने वाले दिनों में होगी। राशिद जी, सेम क्वेश्चन टू यू, जो महिला है। मैंने तो ये सवाल अभी उठाया था और इसका जिक्र किया था जब मैं पहले बात कर रहा कि एक महिला ने सड़क पर बच्चा दिया और उसके बाद वो 70-80 किलोमीटर पैदल चलकर गई। एक बड़ी परेशानी आज ये है जो पिछले 6 साल के अंदर दिन ब दिन बढ़ती चली गई है। मैं किसी एक चैनल का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आज विपक्ष की वो खबरें दिखाई जाती हैं जिन खबरों को मीडिया पसंद करता है। आप कितनी ही बुलंद आवाज के अंदर क्यों ना बोले, वो आवाज जनता तक नहीं पहुंच पाएगी। जनता सिर्फ मीडिया के माध्यम से विपक्ष और पक्ष की आवाज 6 साल में आवाज को दबाने का काम किया। जो आवाजें इस देश के अंदर आ रही हैं और जनता सुन रही है, वो आवाजें भी बहुत मुश्किल से निकल रही, वरना ज्यादातर उन लोगों को सामने लाया जाता है जो या तो हिंदू मुस्लिम की बात करें, देश के अंदर नफरत फैलाने की बात करें, और या फिर वो लोग होंगे जो सरकार की वाहवाही करें। मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज दे दिया, ऐसा तो किसी प्रधानमंत्री ने आज तक नहीं किया था। जब उन्होंने ये खबर दी कि वो 20 लाख करोड़ का पैकेज दे रहे हैं, अभी जनवरी के अंदर जो बजट आया था वो 30 लाख करोड़ का, जिसके अंदर 7,60,000 करोड़ का फिजिकल डेफिसिट था। वही प्रधानमंत्री 20 लाख करोड़ का पैकेज दे रहे हैं देश के लोगों को। कौन यकीन करेगा? मुझे तो लग रहा था कि प्रधानमंत्री का अगला जुमला होगा कि देश के सारे लोगों को मैं बहुत जल्दी चांद के ऊपर ले जाऊंगा। इस तरीके की बातें अगर सरकार करेगी और विपक्ष बोलेगा, कौन उस आवाज को बुलंद करेगा? पिछले 6 साल के अंदर देश की हालत बिल्कुल बदल गई। आज तो ऐसा लगता है जो कुछ समस्याएं पैदा हो रही हैं, या तो वो इस देश का मुसलमान कर रहा है, और कुछ बच जाता है तो वो पाकिस्तान कर रहा है। टिड्डी आ रही है तो पाकिस्तान से आ रही, गर्म हवा आ रही है पाकिस्तान से आ रही, कश्मीर में आतंकी आ रहे हैं पाकिस्तान से आ रहे। अरे सरहद पे फौज खड़ी है, कश्मीर के अंदर घुसे कैसे हैं? प्रधानमंत्री के वो जुमले मुझे याद हैं जब वो मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा था, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, सरहद से पार करके आतंकवादी हमारी सरहद में घुसकर कैसे आते, इसके लिए आप जिम्मेदार। मैं वही जुमले प्रधानमंत्री के लिए दोहराना चाहता हूं। मैं अभी जब घूम के आया, मुझे तकलीफ भी हुई। पढ़े लिखे लोग, मेरे दोस्त, जिनको मैं ये समझता था कि समझदार लोग हैं, मीडिया ने ये हालत कर दी है कि वो मुझसे कहते थे कि साहब मुसलमान को क्या हो गया, ये तबलीगी जमात ने तो देश को तबाह कर दिया है। शराब की दुकान पे 5,000 आदमी इकट्ठा है, उसका सवाल कोई नहीं उठाए। बॉम्बे के अंदर रेल पे जाने के लिए, ट्रेन के टिकट के लिए 5,000 आदमी इकट्ठा हो जाएगा, उसका सवाल कोई नहीं उठाए।
किसी मंदिर के अंदर 1000 आदमी इकट्ठा है तो कहा जाएगा कि वो सब के सब फंस गए हैं, उन्हें निकाला जाए। और यहाँ पे सारे के सारे लोग तबलीगी जमात के कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, वो पूरे मुल्क के अंदर फैला रहे थे। सिर्फ तबलीगी जमात का नाम लेके आप चाहते थे ये प्रोपेगेंडा करे कि इस देश के अंदर इस बीमारी को फैलाने वाले मुसलमान कोई मौका नहीं जाने देते आप, कि जिस मौके पे आप हिंदू मुस्लिम ना करते। प्रधानमंत्री कह रहे हैं पूरा विश्व उनका कुटुंब है, एक परिवार है। प्रधानमंत्री जी, बड़े अदब से कहता हूं, कौन यकीन कर लेगा आपकी इस बात को? 6 साल में आपने क्या किया है? भारत की समाज को टुकड़े टुकड़े कर दिया, हिंदू को हिंदू बना दिया, मुसलमान को मुसलमान बना दिया। और आप कह रहे हैं कि पूरे विश्व को परिवार मानते। आप तो भारत के लोगों को परिवार नहीं मानने को तैयार हैं, विश्व की बात तो छोड़ दीजिए। तो मीडिया का अपना ठीक रोल होना चाहिए। विपक्ष अपनी पूरी कोशिश करता है। मैं ये नहीं कहता कि हम सब लोग बहुत दूध में धुले हुए हैं, गलतियां हमसे भी होती हैं। यूपीए की सरकार थी, जरूर हमसे गलती हुई है। हमने भारतीय जनता पार्टी से बहुत कुछ सीखा भी। अगर हम वही काम करना शुरू कर देते जो बीजेपी आज कर रही है, 10 साल सरकार में रहे, तो भारतीय जनता पार्टी शायद सरकार में नहीं आ पाती। हमें कितना क्रिटिसाइज करता था, रोज मीडिया को हम जवाब देते, सरकार पे रोज उंगली उठाता था। विनेता जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने किसी चैनल पे प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज करते हुए देखा है? एंकर भी ऐसा लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हो गया, उनको सपोर्ट कर रहा। आज मैं यहाँ संजय जी बैठे हैं, उनसे मैं कहूंगा कि दिल्ली के माइनॉरिटीज कमीशन के चेयरमैन का एक बयान है जिसकी बड़ी चर्चा, गलत बयान, जितनी निंदा की जाए कम। मुझे नहीं मालूम आप उस पर क्या फैसला करने वाले, लेकिन सख्ती के साथ कहिए, इस तरीके के बयानात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे बयानात मुसलमानों को फायदा नहीं पहुंचाते, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाते हैं और भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाते हैं। आज देश की हालत ये हो गई है कि समाज तोड़ के रख दिया। ये भारतीय जनता पार्टी और ये लोग समझते हैं कि सत्ता को हासिल करने का एक ही रास्ता है कि देश के अंदर नफरत फैलाई जाए। वही एक ऐसी सीढ़ी है जिस पे चढ़कर ये लोग सत्ता तक पहुंच सकते हैं, और ये हो भी रहा है। इसका फायदा भी उनको हो रहा है। आज विपक्ष को मिलके ये करना पड़ेगा कि देश को सीधे रास्ते पर ले जाना पड़ेगा। आज जो लॉकडाउन की स्थिति है, मैं कहूंगा कि ये बीमारी का इलाज वैक्सीन के अलावा कोई दूसरा नहीं। लॉकडाउन एक टेम्परेरी फायदा पहुंचा सकता है, परमानेंट फायदा कभी नहीं पहुंचा सकता। राहुल गांधी ने कहा था कि ये पाउस बटन, बिल्कुल ये हालात को रोक सकता है, लेकिन इसका असली इलाज सिर्फ वैक्सीन है। और जब तक वैक्सीन नहीं निकलता है, आपने सही बोला राशिद जी, ये प्रॉब्लम पूरा दुनिया का प्रॉब्लम है। सब लोग, पूरे दुनिया एक वैक्सीन के लिए वेट कर रहे हैं, और जितना बीमारी फैल के जा रहे हैं, आई एम श्योर कोई ना कोई तरीके से बिना वैक्सीन कोई कंट्री का, हमारा ही नहीं, कोई कंट्री का इसका ऑप्शन वे आउट नहीं है। मैं इस पॉइंट पे हमारा कलाकार नॉट आधारकार राजपाल यादव जी, आपसे ऑन अ लाइटर नोट, क्योंकि बहुत बड़ी फैन हूँ आपका, इतना मूवीज में देख चुकी हूँ, एंड आई थिंक जितना सीरियस नोट है, हमें थोड़ा हंसने चाहिए जिंदगी में, क्योंकि लाइफ कितना भी हो, अनलेस वी स्माइल एंड लाफ, आई थिंक पीपल नीड अ गुड लाफ्टर टू कीप गोइंग। आपका जो बहुत बहुत अच्छे मूवीज थे जो सबने एंजॉय किया है, लेकिन आपने भोपाल एक मूवी था अ प्रेयर फॉर रेन, एंड आई थिंक इसमें इतना इनक्रेडिबल एक कैरेक्टर आपने प्ले किया है। आई थिंक ये अभी जो तेलंगाना में हुआ, उससे बहुत आई थिंक सिचुएशन था। आपको इस चीज पर आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू, आपको क्या लगा है? अनम्यूट। ये ट्रेजेडी हुई उस दिन,
खुद ये सोच नहीं पाया, क्योंकि 84 दिन हमने इसकी शूटिंग में लगाए थे और इसको 6 महीने हैदराबाद में इसका 1 किलोमीटर की फैक्ट्री में पूरा सेट लगा था। 84 का भोपाल क्रिएट किया गया था। अब वो सेम जब उसको एक बार जिया था, तो जब वो फिल्म देखी थी तो खुद को बिलीव नहीं होता था कि हम लोग इसमें अभिनय कर रहे हैं। हम लोग खुद हॉल में बैठ कर रोते थे। जब वहां पे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट प्रशासन के लोगों ने देखा तो उन लोगों ने कहा था कि 84 में ऐसे ही शादियां चल रही थी। अभी थोड़े दिन पहले ये सेम ऐसी तरीके गैस लीक की घटना, जिसमें 10-11 लोग की जैसे उनकी खबर आई तो एकदम हम हिल गए। रात भर हम सो नहीं पाए कि जो फिल्म हम जी चुके हैं, जिसकी ट्रेजेडी इतने लोग आज तक झेल रहे हैं, और वो फिर दोबारा एक रिपीट होने जा रही है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद में अभी ये ट्रेजेडी हुई है। मैं सब अपने अग्रज हैं, राशिद भाई हमारे अग्रज हैं, संजय भाई हमारे सीनियर हैं, और सब बहुत ही प्रबुद्ध देश के अलग अलग पिलर की तरह हैं। अपन इतनी देर से बात कर रहे हैं, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि जब हम कोई अमृत की बात करते हैं तो हमेशा रावण पे पहुंच जाते हैं। 6 साल 8 साल 20 साल पहले सब कुछ पहुंच जाते हैं। 120 किलोमीटर की गति पे सारे देश जाने की कोशिश कर रहे थे। अचानक ऐसा स्पीड ब्रेकर आया कि सबको पता भी नहीं चला कि किधर किसकी स्पीड गई, और किसी की गाड़ी लड़खड़ाई, किसी का दिमाग लड़खड़ाया, और कोरोना रूपी संकट ने पूरे विश्व की पावर को एक शावर बना के सबके सामने रख दिया है। और जो लोग पावर के लिए बात करते थे या हमेशा विवादों के लिए बात करते थे, इतनी देर से बात मैं माफी चाहता हूं, क्योंकि अभिनेता आप तो सोचेंगे हमेशा मस्खरागिरी ही करेगा, लेकिन मस्खराओं के अंदर भी मशविरा होता है। मैं आप सबसे कि आज देश के सारे अग्रजों से, सारे सीनियर से, सारी पार्टियों से, सारे पक्ष विपक्ष सबसे प्रार्थना ये करना चाहता हूं कि कोरोना संकट के बाद में पिछला हिसाब किताब भूल जाइए और इस पर चर्चा करिए कि आज से क्या अच्छा हो सकता है। क्योंकि अगर आप मेंटली प्रिपेयर नहीं थे मजदूरों के लिए, तो मजदूर भी मेंटली प्रिपेयर नहीं थे अपने लिए, सरकार भी मेंटली प्रिपेयर नहीं थी। सारी अपने 36 स्टेट की मैं सब गवर्नमेंट की बहुत तारीफ करना चाहता हूं, चाहे दिल्ली हो, चाहे अपने नॉर्थ ईस्ट, चाहे वेस्ट, चाहे साउथ की, सारे मुख्यमंत्रियों ने बहुत ऊर्जा से काम करने की कोशिश की है। सारी गवर्नमेंट ने बहुत ऊर्जा से काम, सारी पब्लिक ने बहुत ऊर्जा से काम करने की कोशिश की है। क्योंकि अचानक जब आप जा रहे होते हो, वो युद्ध चालू हो जाए, अचानक जिस युद्ध के बारे में आपको पता ना हो, तो आपको पहले बेस बनाने में ही थोड़ा टाइम चला जाता है। अभी लॉकडाउन में तो पहले देश ये सोच पा रहा है कि लॉकडाउन के आगे क्या, आगे कैसे बढ़े। तो कम से कम एक दूसरे को जो मोरल सपोर्ट दिया जा रहा है, चाहे दिल्ली हो, चाहे कलकत्ता हो, चाहे चेन्नई हो, चाहे बेंगलोर हो, एक दूसरे को सकारात्मकता के माहौल से जो है बांधा जा रहा है, ताकि बेस बने और आगे चल के इस कोरोना रूपी राक्षस से निपटने के लिए, जैसे मलेरिया से निपट रहे थे, जैसे उससे निपट रहे थे, और देश पुनः पटरी पर आए। उसके बाद किसकी क्या गलतियां थी, जब बोलते ना जी वर्ल्ड कप भी खेलते हैं, तो जब वर्ल्ड कप हारने वाली स्थिति आती है, उस समय ये डिस्कस नहीं करते कि हम ये गलती कर रहे हो, ये गलती कर रहे हो, ये गलती नहीं, ये अच्छाई करो, ये अच्छाई करो, ये अच्छाई करो, तब वर्ल्ड कप आएगा हाथ में। तो मुझे ऐसा लगता है जीवन के वर्ल्ड कप में अगर कोरोना रूपी राक्षस रूपी टीम से हम लोग लड़ रहे हैं, तो अभी विवाद का कोई चांस नहीं है। चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे लोग एक नाव पे बैठ के मानवता के लिए काम करिए और सकारात्मकता दिखाइए। क्योंकि आप तो नियम लगा लेंगे, लेकिन जनता को नियम मालूम है क्या? जनता को हमें जागरूक करना पड़ेगा कि सोशल डिस्टेंसिंग कहते किसको है। लगातार हमें लगता है, हम संजय भाई की बात से सहमत है कि जो परेशानी आ रही है, जिसमें चाहे पानी पीने वाले हो, चाहे पानी भरने वाले हो, हमें देश को पहले मेंटली फिजिकली इस बात के लिए हर गली कूचे में इस बात को जागरूक करना पड़ेगा कि प्लीज प्लीज, कब बिफोर कोरोना, जैसे क्राइस्ट आफ्टर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट हो रहा था, अब होगा बिफोर कोरोना आफ्टर कोरोना।
अभी जितने लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि देश की भलाई के लिए सारे विवादों को ताक पे रख के सारे मुख्यमंत्री एक साथ मिलके और अपने कैप्टन के साथ मिलके देश की जनता के साथ मिलके, मैंने कम से कम 10 वीडियो बनाए, हाथ जोड़े हैं देश की जनता के कि आप अपनी जान जोखिम में डाल के अपने बच्चों को लेके सड़क पे मत चलिए। 1 दिन 2 दिन अगर भूखा भी रहना पड़े तो कोई न कोई प्रशासन का आदमी आपको कुछ ना कुछ देके जाएगा, लेकिन आप सड़कों पे निकल के आप तो जान जोखिम में डालते हो। हम लोगों को भी बहुत तकलीफ होती है आपको लेके, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। इसमें क्या प्रदेश गवर्नमेंट करेगी, क्या इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी? जब अभी दारू 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 सब चिल्ला रहे हैं, आपने हमारी जनता, ये तो हमारी गलती है ना कि आप जाके, अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन कर रहे हैं, आपने दारू को भांगड़ा बना दिया, तो इसमें कौन बेचारी, क्या स्टेट गवर्नमेंट करेगी और क्या सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी? अभी मुझे ऐसा लगता है कि हम 130 करोड़ लोग पिछले 10 साल से बोल रहे हैं, हमें तो लगता है 150 करोड़ लोग हो गए होंगे। इन 150 करोड़ लोगों को बचपन से कक्षा 1 से उसमें हम सब शामिल हैं। हमें इस जीवन की कबड्डी को नई टाइमिंग के साथ सीखना पड़ेगा। उसके लिए अच्छा बेस बनाइए और क्या क्या हम लोग अच्छा कर सकते हैं उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करिए, ताकि देश सुचारू रूप से चल सके और जिंदगी पटरी पे आ सके। और जितनी भी गलतियां हैं, गलतियां 100% चारों तरफ से होती हैं, लेकिन गलतियों का जब भी विवेचना होती है तो वर्ल्ड कप हारने के बाद या वर्ल्ड कप जीतने के बाद होती है। लेकिन वर्ल्ड कप के दौरान अगर हम एक दूसरे पर रस्साकसी करते हैं तो इसका मतलब परिणाम 100% हार की तरफ जा रहा है। अभी आपने पहले बहुत अच्छा बोला राजपाल जी, आपने वो सही बोला, हम सब मिलके ये कप जीतेंगे। एंड आई एम श्योर संजय जी और राशिद जी, आप दोनों के सोच विचार से जो है हमारा देश आगे जाने के लिए हम सब मिलके काम करना जरूरत है। हमारा काफी दर्शक आप लोगों के लिए काफी क्वेश्चंस भेजते रह रहे हैं। शिप्रा यादव आप लोगों को पूछ रहे, अकॉर्डिंग टू डेटा प्रोवाइडेड बाय सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMEIE, 3.3 crore people lost their jobs in that 30%, along with more than 2.7 crore young people. In this 20% are not, why not government also have complete and strong action plan to tackle this huge issue? Of course, ये तो बहुत important चीज है। आप दोनों की नजरों से what do you feel? Jobs तो जाते रह रहे हैं, unemployment बढ़ रहे हैं, and it's a very serious problem because as much as Corona is a problem, unemployment हो, तो how are we going to tackle this issue? आप दोनों के लिए please. संजय जी आप सुन सकते हैं? हाँ जी जी मैं सुन सकता हूँ। Yes. तो मैं ये कह रहा था कि मैंने अभी वही बात इसके पहले भी कही थी कि जब तक इंडस्ट्रीज खुलना शुरू नहीं होंगी, कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू नहीं होगा, हाईवेज के काम शुरू नहीं होंगे, जब तक जो गाड़ी बिल्कुल रुकी हुई है उसको पटरी पे लाने की कोशिश नहीं की जाएगी, तब तक रोजगार जो है वो फिर से लोगों को मिलना शुरू नहीं होगा और फिर से लोग काम पे आना शुरू नहीं हो पाएंगे। तो रोजगार घटेगा, बढ़ेगा नहीं। रोजगार जो लोगों का छिना है वो और एक तरह से बेरोजगारी बढ़ेगी। इसलिए आने वाले दिनों में जहां जैसे जान है जहान है एक नारा सरकार की ओर से दिया गया, तो जीना रहना भी जरूरी है और उसके साथ साथ जिंदगी आगे बढ़े उसके लिए आपको लॉकडाउन से कैसे बाहर निकलना है, धीरे धीरे करके कैसे इंडस्ट्रीज को फिर से रीओपन करना है, कंस्ट्रक्शन वर्क्स को कैसे रीओपन करना है, कैसे हाईवेज पे काम जो चल रहे थे उनको फिर से रीओपन करना है, ट्रांसपोर्ट कैसे आगे चलेगी। जब तक काम आगे नहीं खोले जाएंगे तब तक रोजगार नहीं मिल सकता है, नहीं बेरोजगारी के जो मार लोग झेल रहे हैं वो फिर से पटरी पे नहीं आ पाएंगे। तो ये बात समझने की जरूरत है, वो मैं पहले भी आंसर कर चुका हूँ। आज जैसे एमएसएमई सेक्टर की हम बात करें, इसके साथ साथ हमारा इकोनॉमी रिवाइव करना बहुत जरूरत है और बैलेंस एमएसएमई सेक्टर की हम बात कर रहे थे। एमएसएमई सेक्टर में जब तक बाजार में मांग नहीं होगी, कोई भी इंडस्ट्री वाला स्मॉल हो मीडियम हो वो कैसे अपना प्रोडक्शन क्यों करेगा, इसलिए उन्होंने बंद कर रखा है अपनी फैक्ट्री। तो धीरे धीरे करके इसको पटरी पे लाने की जरूरत है और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि लॉकडाउन जो है वो अंतहीन प्रक्रिया नहीं हो सकती। इसको
इंडेफिनिट टाइम के लिए आप नहीं लागू कर सकते। लेकिन संजय जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं सुन पा रहा हूँ। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये, क्योंकि लॉकडाउन तो नहीं पता कि कब तक सिचुएशन अभी किस तरह से ढील देते हुए चलेगी, लेकिन क्या कुछ हम क्लैरिटी दे सकते हैं लोगों को कि अलग अलग तरह के आकलन सामने लगाए जा रहे हैं, और किसी भी कंट्री को, क्योंकि मैंने भी जितनी डिटेल रिसर्च देखी है, कहीं ये समझ नहीं आ रहा है कि कितने लंबे वक्त की लड़ाई है। लोगों का मेंटल लेवल क्लियर ही नहीं है कि 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल भर, कितना लंबा इंतजार लोगों को करना पड़ सकता है। देखिए, ये बात हम लोगों को समझने की जरूरत है कि अगर आप दुनिया के पैमाने पर कोरोना के संकट को देखेंगी और हिंदुस्तान में उस संकट को देखेंगी, तो एक चीज पे आप कोई ऐसा खुशी मनाने की बात नहीं है, कहीं भी दुनिया में मौत नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो देखने को मिला है वो पूरे दुनिया में जितने कोरोना के केसेस हुए हैं उसके अनुपात में लोगों की जो जान गई है, हिंदुस्तान में आप कह सकते हैं कि 80,000 केसेस के हिसाब से लोगों की जान जाने का आंकड़ा उतना नहीं है जितना बाकी दुनिया के देशों में है। तो ये आप जरूर कह सकती हैं कि शायद इस कोरोना संक्रमण का जो प्रभाव है वो हिंदुस्तान में कम है, क्योंकि इसके कई कारण बताए जा रहे हैं कि बचपन में वैक्सीन लगी थी या लोगों ने वैक्सीनेशन कराए थे, जो उसका एक वजह है। लोग ये भी कह रहे हैं कि साहब हमारा इम्यून सिस्टम थोड़ा बेहतर है, तो इसके कई कारण हो सकते हैं। प्लाज्मा थेरेपी की एक बात आई जो काफी सक्सेस रहा कि भाई उसमें जो वेंटिलेटर पे लोग थे उस प्लाज्मा थेरेपी से वो लोग बाहर निकले और उनकी जान बच सकी। तो मुझे लेकिन लगता है प्लाज्मा थेरेपी तो काफी हद तक होल्ड पे ही चली गई है, ऐसी स्थिति नजर आती है। नहीं, वो स्टेट वाइज कुछ केंद्र सरकार की ओर से कुछ परमिशन दी जा रही है, जितनी हम लोग डिमांड करते हैं स्टेट। जैसे हमारे यहाँ 20 ऐसे मरीज जो सीरियस थे उनके लिए हमने प्लाज्मा थेरेपी की डिमांड की, उसकी परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी, फिर उनकी प्लाज्मा थेरेपी की गई। ऐसे ही जो सीरियस पेशेंट हैं ये थेरेपी उन्हीं के ऊपर इस्तेमाल की जाती है। बाकी ये भी देखने को मिल रहा है बहुत सारे लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं और वो बाद में ठीक भी हो जा रहे हैं। कोरोना हुआ, ठीक हो गया, उनको पता भी नहीं चला। अभी जो लोग ठीक हो रहे हैं मुझे लगता है कि उनको एक इस पूरी बीमारी के लिए काउंसलिंग करने के लिए या एक वॉलंटियर के तौर पे उनको आह्वान करना चाहिए, उनको आगे आना चाहिए कि वो लोगों के बीच में जाएं और वो लोगों को अवेयर करें, क्योंकि जो कोरोना जिनको हो चुका है और ठीक हो चुके हैं उनके पास दोबारा ये बीमारी आने की संभावना बहुत कम है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन बहुत कम है। जो कोरोना जिनको पॉजिटिव हुआ और वो ठीक हुए तो उनको दोबारा बीमार होने की संभावना बहुत कम है। तो वो लोगों को जाके अवेयर कर सकते हैं, उनकी कही हुई बात का ज्यादा असर भी होगा और वो इस बात की अपील कर सकते हैं कि भाई आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, सैनिटाइजेशन का पालन कीजिए, आप मास्क हमेशा पहन के निकलिए और जो भी सावधानी बरतने की जरूरत है। तो मास्क वाली लाइफ तो हमारी हो गई है, हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। जहां तक इंडिया की बात हम करें तो इंडिया में भी कोरोना केसेस जो 3 स्टेट में सबसे ज्यादा हैं उसमें महाराष्ट्र है, उसमें दिल्ली है, उसमें गुजरात है। गुजरात दूसरे नंबर पे है, दिल्ली तीसरे नंबर पे है। अब आप देखेंगे कि 7,639 के करीब केसेस, लगभग 8,000 के करीब केसेस दिल्ली में हैं और डेथ जो हुई है वो 100 से कुछ ऊपर डेथ का आंकड़ा है। तो मुझे लगता है, और जैसे आप गुजरात में देखेंगे तो वहां पे 499, ये पुराना डेटा है हमारे पास, तो 499 डेथ हुई है। वहां भी करीब 8,000 के ऊपर का आंकड़ा है, 8,542 आंकड़ा है, 513 डेथ हुई है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब गुजरात में ज्यादा डेथ क्यों हो रही है, दिल्ली में ज्यादा डेथ क्यों नहीं हो रही है, इसके पीछे भी एक वजह है जो निकल के आया था मीडिया में कि एल स्ट्रेन, जो इस वायरस का एक खतरनाक स्ट्रेन माना जाता है, तो एल स्ट्रेन के वायरस ज्यादा वहां पे देखे गए जो जानलेवा साबित हुए हैं। और ऐसा बताया जाता है कि वुहान में और न्यूयॉर्क में एल स्ट्रेन ने वो ज्यादा, संजना जी भी बता सकती हैं कि उसकी वजह से मौत ज्यादा हुई और वही फिर यहाँ अहमदाबाद और
गुजरात के अंदर मौत का कारण बन रहा है। तो कहीं ना कहीं मतलब जो ट्रम्प की विजिट वाली लोकेशंस हैं उसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। ये मीडिया में आया है कि नमस्ते ट्रम्प के दौरान शायद, हमारे पास उसकी कोई जानकारी नहीं है, शायद वो एल स्ट्रेन जो है वो न्यूयॉर्क से अहमदाबाद में फैला है वो वायरस, और उसकी वजह से वो वहां पे जानलेवा साबित हो रहा है। ये 28 अप्रैल की एक रिपोर्ट मीडिया में आई थी जिसको मैं कोट कर रहा हूँ, और वो मेरे पास उसकी कॉपी भी पड़ी है। तो मुझे लगता है कि अभी अगर इसमें हम लोग कोई ऐसा तरीका बना लें, कोई भी थेरेपी के जरिए, प्लाज्मा थेरेपी या ऐसा कुछ चिकित्सीय प्रणाली जिससे लोगों की जान बच सके, तो फिर जिंदगी को पटरी पे लाया जा सकता है और फिर इसका डर लोगों के दिमाग से खत्म किया जा सकता है। लेकिन बावजूद इसके, जो मैंने कहा कि कोरोना से निपटने के जो नियम हैं उसको हर आदमी को अपने जीवन में पालन करते हुए जिंदगी को आगे बढ़ाना पड़ेगा, और इस बीमारी के साथ अपना जीवन कैसे जीना है उसको सीखना पड़ेगा। अब एक बात राज्यपाल जी ने कही, मैं उनका जवाब दे दूं। हेलो, आवाज आ रही मेरी? जी जी जी। देखिए, आपने देखा होगा कि कभी भी इस पूरे लॉकडाउन के दौरान, वो चाहे हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हों या पार्टी के हमारे दूसरे लीडर्स हों, हमने कभी सरकार के ऊपर अटैक नहीं किया या उस तरह की कोई राजनीति करना कि उनके ऊपर अनावश्यक कोई ब्लेम करना, वो सब काम हमने नहीं किया। बल्कि दिल्ली सरकार के साथ तो ये हुआ कि यहाँ पे इनके सांसद विजय गोयल जी उपवास पे ही बैठ गए हमारे खिलाफ। जो दिल्ली डेथ रेट में भी कम है, केसेस ज्यादा होने के बावजूद, जो दिल्ली इतने सारे प्रयास कर रही है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी 10 लाख लोगों की रसोई चलाना हो, चाहे 1 करोड़ लोगों को राशन देने की बात हो, या फिर 5-5 हजार रुपए मजदूर और ऑटो वालों को देने की बात हो, या पेंशन 2 गुना देने की बात हो, इतने सारे प्रयास करने के बावजूद हम लोगों पे हमारे साथ राजनीतिक खेल हुआ। हमने कभी ऐसा कोई मैं मानता हूं कि कोई ब्लेम गेम करने का वक्त नहीं है, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो सरकार के ऊपर ही निर्भर है। जैसे मैंने आपको कहा कि रेलवे से जो प्रॉब्लम सॉल्व होनी है लोगों को पहुंचाने की, उसके बारे में अगर आप नहीं बोलेंगे तो रेलवे उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा। 300 ट्रेनें चलाना ऊंट के मुंह में कीड़ा है। जिस रेलवे के पास 19,000 ट्रेन चलाने की क्षमता है, अगर वो 300 ट्रेन चलाने की बात कह रही है, तो उससे मजदूर है जिसके बारे में आप भी चिंता व्यक्त कर रहे हैं राज्यपाल जी, उसका समाधान नहीं हो सकता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप सरकार के ऊपर ही निर्भर करते हैं। जैसे आज मैं आपको बताऊं, आज निर्मला सीतारमन जी ने कहा वन नेशन वन राशन कार्ड, सुनने में सबको बड़ा अच्छा लगा। अब ये वन नेशन वन राशन कार्ड 20 जनवरी 2020 को हमारे रामविलास पासवान जी जो मंत्री हैं खाद्य आपूर्ति के, वो पहले ही डिक्लेयर कर चुके हैं और उन्होंने बताया है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कि 16 राज्यों में वन नेशन वन राशन कार्ड लागू हो चुका है। अब आप उसको पैकेज बता के आज घोषित कर रही हैं कि साहब ये हमारा पैकेज है, वन नेशन वन राशन कार्ड। तो ये कहीं ना कहीं ये लगता है कि आप ऐसे वक्त में भी लोगों को मूर्ख क्यों बना रहे हैं। आप साफ साफ बोलिए, भाई हमारी सरकार ने 6 महीने पहले इस नियम को लागू कर दिया था, वन नेशन वन राशन कार्ड, अब हम उसको आगे और बढ़ाएंगे, जो राज्य बचे होंगे वहां भी लागू करेंगे, तब तो बात समझ में आती है। तो अब दिल्ली सरकार के एक शेल्टर होम का फोटो वित्त मंत्री जी दिखा रहे हैं कि साहब केंद्र सरकार ने ये शेल्टर होम की व्यवस्था रास्ते में की। इतने जिम्मेदार पदों पे बैठे हुए लोगों को इस तरह का झूठ प्रचारित नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ ये भी देखने की आवश्यकता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, सामंजस्य बनाना, इस बीमारी से लड़ना होगा, हम सबको एक साथ आकर इस बीमारी से लड़ना होगा, लेकिन कुछ चीजें जो सरकार की जवाबदेही और जिम्मेदारी है उसकी ओर भी इशारा करना पड़ेगा। और आपने बहुत अच्छी बात कही कि हम सब लोग मिलकर इससे लड़ सकते हैं। देखिए, अगर बीजेपी के उसके विधायक सब्जी वाले को गाली देंगे और इसलिए कि वो एक धर्म विशेष का है, मुसलमान है, ऐसी वीडियो सामने आएंगी, तो क्या संदेश आप देना चाहते हैं? जिम्मेदार पदों पे बैठे हुए लोग, मैसेजेस सामने आना इस दौर में, मतलब हाँ, ठेले वाले को आप मार रहे हैं, सब्जी वाले को मार रहे हैं, ग्रोसरी वाले को आप मारपीट कर रहे हैं या गाली दे रहे हैं और कह रहे हैं साहब इनके यहाँ से सामान, ये क्या हम कर रहे हैं? अरे हमें इस बीमारी से लड़ना है या हम आपस में लड़ते रहेंगे, नफरत फैलाते रहेंगे?
अब जैसे मरकज का जिक्र राशिद अल्वी साहब ने कहा, ठीक है, एक वहां पे एक लापरवाही बरती गई, उस पे उसके हिसाब से, नियम कानून के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूँ। गैदरिंग उनको नहीं करनी चाहिए थी, उन्होंने लापरवाही की, गैदरिंग की, वो एक अलग विषय है। लेकिन उसको ये कहना कि साजिश किया, तो भाई वो तबलीगी वाले तो अलग अलग राज्यों में मुसलमानों के बीच में गए, मस्जिदों में ही जाके गए, और जो पॉजिटिव केसेस हुए वो मुसलमानों के हुए। तो क्या वो तबलीगी जमात अपने ही लोगों को कोरोना पॉजिटिव करने के लिए कोई साजिश कर रहा था? तो ऐसा कहना और ऐसा प्रचारित करना वो कहीं ना कहीं मीडिया का एक अलग तरह दिखाता है, और लगता है कि आप किसी एजेंडा विशेष पे काम कर रहे हैं। बांद्रा के सामने भीड़ इकट्ठा होती है, रेलवे स्टेशन के सामने, आप कहते साहब जामा मस्जिद है वहां, लोग भीड़ इकट्ठा होगी। तो ये सब करने के लिए मीडिया है क्या? ये इस तरह की बातें हम आपस में करेंगे क्या? अरे भाई, हमारा हिंदू मुस्लिम सिख आपस में सब भाई भाई का नारा रहा है। ये वो मुल्क है जहां मोहम्मद रफी गाना गाते हैं, सुख के सब साथी दुख में ना कोई, मेरे राम तेरा नाम एक सांचा दूजा ना कोई। और ये वो देश है जहां पे बिस्मिल्लाह खान साहब संकट मोचन के मंदिर में शहनाई बजाते हैं। ये वो देश है जहां रसखान को पढ़ के हम भगवान कृष्ण के बारे में जानते हैं। ये वो देश है जहां मलिक मोहम्मद जायसी साहब पद्मावत लिखते हैं। तो हम इस देश के अंदर अगर नफरत फैलाने की बात आपस में करेंगे तो मुझे लगता है कि वो अच्छा नहीं है। वो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी पहचान के खिलाफ है। और इसलिए राजपाल यादव जी जैसे लोगों की ज्यादा जरूरत है। कलाकार हैं हम लोग, तो राजनीतिक लोग हैं, हो सकता है हमारी बातें लोग राजनीति की दृष्टि से भी देखते हैं, लेकिन आप लोग अपील करते रहते हैं तो अच्छी बात है। अमन का संदेश पहुंचते रहना चाहिए लोगों तक। नहीं संजय भाई, हम लोग 80%, आपने बड़ी अच्छी बात बोली, हम लोग 80% लोग हैं जो रोज कुआं खोद के पानी पीते हैं। पूरे विश्व में आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, चाहे नेता हो चाहे अभिनेता हो, चाहे कोई भी किसी भी तरीके का किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे वो अमेरिका का हो चाहे इंडिया का हो, आज पूरा विश्व एक छोटा सा गांव हो गया है। और इस कोरोना रूपी तांडव में जिसने स्वार्थ सिद्धि के लिए, स्वार्थ हित के लिए अगर कोई भी स्वार्थ साधने की कोशिश की, वो चाहे हम हो चाहे आप हो चाहे नेता अभिनेता कोई भी हो, उसको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। और आज कोरोना के माहौल में अगर ये सारी पावर, पूरे विश्व की पावर अगर ये आज शावर बन चुकी है, अगर इनको ये पता नहीं चल पाया कि इंसान सिर्फ मानव है, मानव मानवता के लिए बना है, उसको काम करने, खुद का पेट भरे, सामने का, जैसे बड़ी आपने गंगा जमनी तहजीब वाला पूरा विश्व लाठी मारे कभी पानी अलग नहीं हो सकता। और मुझे तो अभी लगता है ये चिंतन का समय है, ये मनन का समय है कि बिफोर कोरोना हम इंसान हैं, हम लाखों बार गलतियां करके भटक जाते हैं, लेकिन कोरोना के माहौल में अगर हम सब लोग अपना बेस ठीक करें, मानव के लिए अगर थोड़ा चिंतन मनन करना शुरू कर दें, तो सरकारें भी चलेंगी, राजनीति भी चलेगी, अभिनय भी चलेगा, सब कुछ चलेगा, गाड़ी भी पटरी पे, जिंदगी पटरी पे आएगी। लेकिन अब विश्व में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात अगर कोई आदमी, चाहे दुनिया का कोई भी बड़ा शहंशाह हो, वो करेगा, तो ये अब कोरोना के बाद मजाक लगेगा। क्योंकि इंसान सिर्फ एक इंसान है, और इंसान में सिर्फ चार तरीके का ब्लड बनाया जाता है। एक बूंद संजय भाई ब्लड बना नहीं पाई, पूरी दुनिया चांद तक पहुंच गए, एक बूंद ब्लड नहीं बना पाए। तो कम से कम अगर एक बूंद ब्लड नहीं बना सकते, तो पिछले 20-30 सालों से हम लोग खाली ब्लड बहाने के लिए तो पूरे विश्व में हथियार बना रहे थे। कम से कम इन हथियार बनाने वालों को इस पावर में जीना है, पूरी दुनिया को दिखाना है कि मैं बड़ा कि तू बड़ा, मैं बड़ा कि तू बड़ा। आज सबको सोचने की जरूरत है कि अगर जितने हथियारों पे हमने पूरे विश्व ने कंसंट्रेट किया, अगर उतनी साज सज्जा अपने लिए, अपनी इंसानियत के लिए किए होते, तो आज विश्व कहीं और होता। अब कोई देश, चाहे भारत हो चाहे अमेरिका सोच रहा हो कि वो पूरी दुनिया पर अकेले राज, पॉसिबल ही नहीं है। अब विश्व की शांति, विश्व की सुख शांति में ही हर देश की शांति है, हर देश का सुख है। जो जिस धर्म में पैदा हो गया उसका स्वागत, जो जिस खानदान में पैदा हो गया उसका स्वागत। और हम एज एन एक्टर, राजपाल खैर, हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि अंश अंश से वंश बनता है, और जो हर वंश को पूजे वो कलाकार वंश होता है, कला वंश होता है।
तो हमारे लिए बड़ी अच्छी बात आपने कि हम लोग, हमारी कला की कभी दीवारें नहीं होती, सारी बंदिशें, सारे दरवाजे पूरे संसार के लिए खुले होते हैं। और कोरोना रूपी माहौल में मैं पूरे विश्व से सभी पावरों से मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूं, चाहे वो मुख्यमंत्री के रूप में, चाहे प्रेसिडेंट के रूप में, चाहे प्रधानमंत्री के रूप में, चाहे दुनिया का कोई भी आदमी हो, अभी सबको मोरल सपोर्ट की और सकारात्मकता की उंगली एक दूसरे को पकड़ानी पड़ेगी, तभी हम कोरोना रूपी चैन को तोड़ सकते हैं और तभी चैन से जी सकते हैं। इसमें अब जाति धर्म विशेष से थोड़ा सा सबको ऊपर आना पड़ेगा, क्योंकि अब स्थिति विशेष हो चुकी है और नेचर ने हमसे पंगा लेना शुरू कर दिया है। नेचर, आप याद करिए कि अपन इतनी बात करते हैं, पहाड़ बोलते हैं ना, बाउंड्री बनाने से पानी अंदर नहीं आएगा। पहाड़ों के ऊपर से पानी आके आज 5 साल पहले 2.5 लाख लोगों को समेट के चला गया। साउथ इंडिया में एक सुनामी आ गई जिसने हजारों लोगों को अपने आगोश में ले लिया। आज कोरोना पूरे विश्व के सामने तांडव कर रहा है और अभी भी अगर हम तू छोटा मैं बड़ा, मैं बड़ा तू छोटा, तू ये तू वो, ये वो, अगर पूरे विश्व में जो करेगा वो मानवता की बात के ही उसको दायरे में आके बात करनी पड़ेगी। उसके बाद घर चलाओ, समाज चलाओ, संसार चलाओ, परिवार चलाओ, सरकार चलाओ, लेकिन इंसानियत के दायरे में ही रह कर, क्योंकि हम सब अब सुपर पावर हैं। चाहे मजदूर हो चाहे मालिक हो, कोई भी आदमी दो स्टफनी नहीं रखता है। सबके अंदर वही ब्लड की कीमत और जान है तो जहान है, आपने जैसे बोला। और हमारे देश की पहचान है जनसंख्या। अगर हमने अपनी जनसंख्या को बचा लिया, जागरूक करके अपनी जनसंख्या को खाली सिस्टम सिखा दिया कि रहना कैसे कोरोना के बाद, तो हमारा देश से बढ़िया कोई देश हो ही नहीं सकता और पूरे विश्व के लिए प्रेरणा हो सकता है। लेकिन प्लीज संवादों के माध्यम से सारे विवाद हल कर लीजिए, लेकिन अभी कोरोना रूपी तांडव से निपटने के लिए सारे लोग एक हो जाइए, जुड़ जाइए, और इससे निपटने के बाद एक दूसरे से बताएंगे तू गलत था, यहाँ पे तू गलत था। और यहाँ पे मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, मेरी बात को आप ये मत सोचिए कि मैं सर्व समाज और सर्व संभाव की बात करने वाला आदमी हूं, जहां पूरे दुनिया में हम जिस किचन में चले जाते हैं वही मेरा परिवार हो जाता है। मेरी सिर्फ प्रार्थना ये है कि बिफोर कोरोना क्या था, ये 2 महीने के चिंतन में आफ्टर कोरोना क्या हो, सारे लोग, चाहे संजय भाई हो, राशिद भाई हो, कोई भी, हम सबसे, क्योंकि आप लोग रात दिन से देश की सेवा के लिए जीते हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दिल्ली जिस तरीके, दिल्ली हम रहे हैं दिल्ली में 3 साल, दिल्ली को संभालना किसी दिल को संभाले, दिल असीमित होता है। आप लोगों ने जिस तरीके से सेवा कर रही पुलिस प्रशासन और पूरी गवर्नमेंट बधाई के पात्र है। 36 स्टेट के जितने, हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री साहब जो हैं वो अपनी खुद गाड़ी चला के लेके जाते हैं, किसके लिए, जनता के लिए। रात दिन सब मुख्यमंत्रियों की मीटिंग चल रही, सब लोग, क्यों, कोरोना किसी के एजेंडे में नहीं था, किसी के प्रचार में नहीं था कि ये हम इलेक्शन जीतेंगे तो चाहे कोई भी पार्टी हो कि कोरोना आएगा तो ऐसे फाइट करेंगे। कोरोना तो अचानक आ गया जिसने सारे एजेंडे अलग कर दिए, कोरोना आके तांडव बन गया। तो इस तांडव के दौरान में हमें बच्चे से लेकर बूढ़े तक किसी भी समाज का हो, सबको मोरल सपोर्ट की उंगली पकड़ा के ही आगे बढ़ना है, तभी हम जीत सकते हैं। नहीं तो 40% स्पोर्ट्स से, चाहे फुटबॉल हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे किसी भी तरीके, कबड्डी तक, और इधर अपना फिल्म इंडस्ट्री से 40% युवाओं का काम है खेल से जुड़े होना। खेल भीड़ में होते हैं। आप सोचिए कि अगर कोरोना नहीं सुधरा तो विश्व का एक ऐसा तबका जो बिल्कुल मनोरंजन खेल से डूब जाएगा। आप सोच रहे कितनी गंभीर बात है। इसलिए हम चाहते हैं कि अभी कुछ भी हो, किसी भी तरीके से, बगैर झुके बगैर रुके, ये कोरोना से कैसे निपटे, वो आइडिया सब लोगों के आने चाहिए एक नाव पे, और इससे निपट के फिर आगे बढ़ेंगे। फिर डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे आपकी गलती थी, यहाँ पे आपकी गलती थी, यहाँ पे आपकी गलती थी। जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। आपने बहुत अच्छा बोला। और आज मूवी इंडस्ट्री, म्यूजिक, ये सब है जो सबको थोड़ा सा, जो घर में बैठ के थोड़ा मूवीज देख के या गाना सुन के या हंस के एक दूसरे का, आई थिंक
कंसोल करते कि इसमें से हम आगे आ सकते हैं। एंड इतना अच्छा लगा कि संजय जी, राशिद जी, राजपाल जी, आप सब एक ही चीज बता रहे हैं, हम सबको एक होके जुड़ के हम अपने आप को आगे लाना जरूरत है। और आई थिंक जरूर आएंगे। आई थिंक हमारा देश का दिल इतना बड़ा है और लोग का अपनापन इतना बड़ा है। हम लोगों ने आजकल देख रहे हैं कि सड़क सड़क पे लोग जाके खिला रहे हैं और एक दूसरे का मदद इतना कर रहे हैं। सो आई एम श्योर विल कम आउट ऑफ इट। बट राजपाल जी, एक क्वेश्चन, आगे जाके मूवी इंडस्ट्री का क्या, क्योंकि फिल्म थिएटर सारे बंद है, आपको क्या लगता है इंडस्ट्री कब तक वापस रिवाइव हो जाएगा? अब पता कुछ भी पता नहीं, जो भी है वो देश काल वातावरण पे डिपेंड करेगा। जहां देश है, दुनिया है, वहीं सब कलाकार है, वहीं सब स्पोर्ट्स है। मैं सिर्फ एक चीज और बहुत बगैर किसी इसको कोई राजनीतिक कतई निस्वार्थ भाव से बोलना चाहता हूं। इसमें कोई आसक्ति नहीं है, कोई विरक्ति ना समझें। एक बिल्कुल अनासक्त मनुष्य की तरह जिसका कोई भी किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं है, लेकिन अपने देश में अभी कैप्टनों पे जरूर विश्वास कीजिए, क्योंकि वो आपके, क्योंकि जनता ने ही देखिए कैप्टन चुना है, प्रधानमंत्री आपके, जनता ने ही आपके मुख्यमंत्री चुने हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब जनता का ही चुनाव था, मुख्यमंत्री चुनना, प्रधानमंत्री चुनना, तो जो 36 स्टेट हैं और उसमें जितने कैप्टन हैं, अब ये अचानक मुसीबत आई है, तो चाहे फिल्म इंडस्ट्री के लिए भला कैसे हो सकता है, क्योंकि 80% लोगों को रोजी रोटी, क्योंकि वो उनको मांगना मालूम नहीं है, क्योंकि जो लोग, वो लोग जिनको मांगने की कि हमारे पास राशन नहीं है। आप सोचिए थोड़े दिन में ये समस्या आने वाली है कि हम इज्जतदार लोग हैं, रोज काम करते, कमाई करते हैं, हमें मांगने की आदत नहीं, काम करके खाने की आदत है। लेकिन जो हमारा मिडिल क्लास बोला जाता है, जिसमें 120 करोड़ लोग आते हैं, वो सब मास्टर क्लास के, कोई गाड़ी मास्टर है, कोई ये मास्टर है, कोई वो मास्टर है, जिन्होंने अपने हाथों से कमाना सीखा है, वो घर में बैठ जाएं। कुछ सरकारी हैं, कुछ गैर सरकारी। अभी जो कुछ भी निपट के एक बार बेस अच्छा अगर बन जाए, तो उसमें फिर जितनी भी इंडस्ट्री हो उनको आराम से चलने का मौका मिले। अभी वक्त जो है कोरोना से के सिस्टम से लड़के कोरोना के साथ जीना आ जाए, ये जागरूकता बहुत जरूरी है पूरे देश में। राजपाल भाई, आपने कुछ लाइनें जो हैं बहुत खूबसूरत, मैंने देखी थी आपकी कविता, और बिल्कुल कहते ना कि इस स्थिति के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठते हुए आपने गाई है वो कुछ लाइनें जो हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि उससे बेहतर मैसेज आज नहीं हो सकता। कोई आओ बने सफाईबाज, ये बहुत अच्छे से बैठे थे कि आओ बने सफाईबाज। तन की सफाई, मन की सफाई, तन की सफाई, मन की सफाई, सब मिलकर करें सफाई, क्योंकि हम सब हैं सफाई। आओ बने सफाईबाज, आओ बने सफाईबाज। क्योंकि जब तक अब हम अपने मन में सफाईबाज की भूमिका निभाते रहेंगे, 100% हम अपने सिस्टम को फॉलो करेंगे, अपने देश के सिस्टम को फॉलो करेंगे। अभी अमेरिका, लंदन में जिस तरीके से लॉकडाउन की धज्जियां उड़ रही हैं पूरे विश्व में, मैं अपने पूरे देश की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि सब लोग इसी तरीके से डट के और गाइडलाइंस को रख के एक दूसरे की मदद करिए, ताकि हमारी माताएं बहनें, या जो भी राशिद भाई ने जिस तरीके से बोला है कि कोई अपनी जान जोखिम में डाल के प्लीज सड़क पे ना निकले, और अपने मन से निकाल दीजिए कि आप कहीं फंसे हुए हैं। आप अपने देश में काम कर रहे थे, कहीं आपका जन्म हुआ, आप अपने देश में रुके हुए हैं, फंसे कहीं नहीं है। पूरी जनता जनार्दन से विनीता जी आपके माध्यम से प्रार्थना करना चाहता हूं कि ये शब्द को निकाल दीजिए। जो पहला फोन आता है, कहां फंसे? अपने देश में रुके हैं। अरे तुम वहां फंस गए। ये मेंटालिटी को मजाक में लोग डाल के बिल्कुल इसका मीनिंग गलत कर देते हैं। हम लोग कहीं फंसे नहीं हैं, हम अपने अपने जहां कर्म भूमि में काम कर रहे थे, रोजी रोटी कमा रहे थे, वहां अचानक कोरोना ने हमारे स्पीड ब्रेकर लगा दिया, हमें रोक दिया। थोड़ा सा संयम और थोड़ी सी एकता। और भारत को जब जब मुसीबत का सामना करना पड़ा, 1918 में हम तो नहीं थे, हम कल एक न्यूज पढ़ रहे थे, पूरी हमने डॉक्यूमेंट्री देखी। एक बार इसी तरीके के उसमें बीमारी से पूरा देश और विश्व जो है आ गया था, जिसमें हजारों हजार लोगों को मौत के आगोश में जाना पड़ा था। तो वो 1918 का भारत और आज 2020 का भारत 100 साल के बाद का है भारत। हम लोग बहुत आगे जा चुके हैं। अब हमें
एक दूसरे के साथ मिलकर चलने की जरूरत, लेकिन लॉकडाउन के नियमों के साथ चलने की जरूरत, ये जागरूकता की जरूरत। जब तक आप रामलीला की तरह नहीं रटेंगे कि हमें कैसे चलना है, तब तक हम बिल्कुल कोई सिस्टम नहीं निभा पाएंगे। इसमें जितनी सरकारों की जिम्मेदारी, उतनी हम सब जनता जनार्दन की उससे ज्यादा जिम्मेदारी है कि हम सब नियमों को गंभीरता से सुने, चाहे स्टेट के नियम हो चाहे सेंटर के नियम हो। मैंने आपकी एक कविता वो सुनी थी जिसमें पत्थरबाजी की आपने बात की थी, जो है आप इसमें चलवा दीजिए। अब जैसे मौका मिले, हमें इतनी बढ़िया संजय जी, राशिद भाई सब लोग बात कर रहे हैं, आप इतनी तो हमें दिमाग में कविता रही नहीं। मैं तो इन लोगों को इतना, क्योंकि अग्रज हैं, अच्छे, बहुत, क्योंकि मैंने आपके एक्सप्रेशंस उसमें देखे कविता में, जो दर्द और जो जिस तरह से आपने कहा, जो कि आज की तारीख में जब कोरोना वॉरियर्स के लिए आपने वो कविता की है जी, क्योंकि वो उसमें मैं पर्सनली भेज भी दूंगी और मैं चलवा दूंगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल चलवाइएगा। और हम चाहते हैं कि वो जनता जनार्दन के लिए ही है। और आज की डेट में राशिद भाई, आप ये कोरोना ने पूरे विश्व को सिखा दिया है कि अब जो मानवता की बात करेगा वो इस संसार में राइज करेगा। इस बात को याद रखिएगा। जो आदमी अब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बात करेगा, थोड़े दिन में वो मजाक का पात्र बनेगा आफ्टर कोरोना। ये मुझे पक्का मालूम है, क्योंकि अब कोई जाति धर्म किसी को नहीं बचाता। अब देश का वातावरण उसको सेव करता है और नेचर उसको सेव करती है, और उस नेचर के सिस्टम को फॉलो करने के लिए हम कटिबद्ध हों, और वही हमें बचा सकता है। देखिए विनीता जी, बोले राशिद जी, आप बोले, उसके बाद राशिद जी प्लीज। देखिए राजपाल जी, आपकी बात बहुत ठीक है, लेकिन पिछले 6 सालों के अंदर कुछ लोगों ने देश के अंदर नफरत फैलाने के अलावा कोई काम नहीं किया। लेकिन जो बात अभी बहुत लोग कह रहे थे कि आज नेचर ने सबक सिखाने का फैसला किया। जो लड़ाई इस देश के अंदर शायद पिछले 70 साल में सबसे बड़ी लड़ाई बन गई थी, मस्जिद और मंदिर की, एक तबका मस्जिद के लिए खड़ा था और एक मंदिर के लिए, नेचर ने मंदिर के दरवाजे भी बंद कर दिए और मस्जिद के दरवाजे भी बंद कर दिए। इससे सबक सीखने की जरूरत है कि जिस चीज के लिए तुम लड़ाई लड़ रहे थे, एक दूसरे से नफरत कर रहे थे, आज हालत ये हो गई कि लोग मस्जिद में नहीं जा रहे डर के मारे, मंदिर में नहीं जा रहे डर के मारे। ऐसा माहौल पैदा हो गया। लेकिन अगर ये नफरत की राजनीति देश में होगी, हमने तो प्रधानमंत्री को अपना लीडर मान लिया था 1.5 महीने पहले कोरोना की लड़ाई के लिए। हम 1.5 महीने कभी नहीं बोले, जो कहते रहे वो सुनते रहे, जो कहते रहे वो करते रहे। हम बार बार बयान देते रहे। इस लड़ाई के अंदर हम प्रधानमंत्री के साथ, प्रधानमंत्री जो फैसला करेंगे वो ठीक फैसला होगा। जो आलोचना भी की हमने, वो अभी 2 दिन के बाद से की, जब वो 20 लाख करोड़ का पैकेज आना शुरू, तब हमने पॉइंट आउट करना शुरू किया। वरना हमने कभी नहीं कहा कि आप क्या गलती कर रहे हैं। हमने हमेशा सजेशंस दिए, हमने हमेशा उनको पॉजिटिव बात करने की कोशिश की। लेकिन जब आप देश को मिसगाइड करें, अभी आपने एक सवाल सुना, एक लड़की ने कहा कि विपक्ष मुद्दों को क्यों नहीं उठा रहा, तो फिर जिम्मेदारी बनती। और हम अभी भी आलोचना नहीं कर रहे, हम प्रधानमंत्री से अदब से कहते हैं, प्रधानमंत्री जी इस रास्ते पर मत चलिए, ये गलत रास्ता, देश को तबाह करने वाला रास्ता है। आपकी पार्टी के नेता जो बोलते हैं उससे देश के अंदर नफरत फैलती है। हम अभी भी उन्हें आलोचना नहीं करते, क्योंकि उनके पास देश की ज्यादा नॉलेज है, उनके पास इंटेलिजेंस है, उनके पास तमाम मालूमात है। आप ज्यादा बेहतर तरीके से इस मौके पर लड़ाई लड़ सकते हैं, हम आपके साथ। लेकिन अगर हम कोई निशानदेही करते हैं, अगर कोई राय देते हैं, हम कह रहे हैं बार बार सारे चीफ मिनिस्टर्स, विपक्ष के नेताओं को एक साथ बिठा के स्ट्रेटेजी बनाई। आपने शायद सुना नहीं होगा, असल में जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं आप जैसे, और जो ज्यादातर वो लोग हैं जो पाक साफ दिल रखते हैं, जो जबान से बोलते हैं वो दिल की बात बोलते हैं।
उसमें दिमाग कम अप्लाई करते हैं। लेकिन जो ये पॉलिटिशियंस हैं, मसलहत अंदेश होते हैं सियासत के कदम, तू ना समझेगा इन्हें, तू अभी इंसान है, आप लोग इंसान हैं। पॉलिटिक्स में वो लोग हैं जो दिल से बात नहीं करते, दिमाग से बात करते। क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, क्या नफरत से फायदा होगा कि मोहब्बत से फायदा होगा? मोहब्बत से फायदा होगा तो मोहब्बत की बात करो, नफरत से फायदा होगा तो नफरत की बात करो। फायदे और नुकसान की तराजू लेकर खड़े हो जाते हैं। इसलिए हम उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, आलोचना नहीं कर रहे। हम केरला के चीफ मिनिस्टर ने अभी बयान दिया एक हफ्ता पहले कि हमारे पास केंद्रीय सरकार की इंस्ट्रक्शंस आई और बगैर हमसे मशवरा किए आई। सीपीएम की सरकार है, हमसे कोई वास्ता नहीं है। लेकिन अगर कोई मुख्यमंत्री ये कहता है कि हमें आदेश मिलते हैं और बगैर मशवरे के मिलते हैं, तो ऐसे आदेश इंप्लीमेंट करना मुश्किल हो जाता है। वो मुख्यमंत्री कैसे इंप्लीमेंट करेगा अचानक? तो इसमें सभी लोग, सारा विपक्ष एक साथ होकर यही राय देता है, जो फैसला करें मुख्यमंत्रियों को साथ बिठाएं, विपक्ष के नेताओं को साथ बिठाएं और साथ बैठ के फैसला करें। देश की इकोनॉमी की ग्रोथ 0% है और बहुत मुमकिन है माइनस में चली जाए। सरकार ने जो ग्रोथ की कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन बदल दी। मैं उसमें बहुत बार बोल चुका हूं, आज बोलने का वक्त नहीं। लेकिन ऐसे में बेरोजगारी बेपनाह बढ़ेगी। इस बीमारी के बाद, ठीक होने के बाद भी एक मुश्किल वक्त से भारत गुजरेगा। अमेरिका में 2 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, हमारी क्या बात करें? हमारे तो न जाने कितने लोग पहले से ही बेरोजगार, जिनका रोजगार था वो भी लगातार बेरोजगार होते चले जा रहे। इंडस्ट्रीज बंद है, होटल्स बंद है, कंस्ट्रक्शन का काम बंद है। लोग हाहाकार करेंगे। ये जिम्मेदारी सरकार की कि सबको बिठा के ऐसी स्ट्रेटेजी बनाए कि जिससे देश इन हालात से बच सके। आज नफरत का मौका नहीं है, ठीक कह रहे हैं, ये हिंदू मुसलमान का मौका नहीं है, लेकिन जो ऐसी नफरत फैलाए उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उनके खिलाफ कार्रवाई आप नहीं करेंगे तो लोग शक और शुबे में मुब्तला हो जाएंगे कि ये ऊपर से इन लोगों को ताकत मिल रही है देश के अंदर नफरत फैलाने। एक होके, इकट्ठा होके इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा और सिर्फ कोरोना से नहीं लड़ना पड़ेगा। इस देश की इकोनॉमी को ठीक करना बहुत बड़ा सवाल, जितना बड़ा सवाल कोरोना से लड़ने का है, इससे भी बड़ा सवाल देश की इकोनॉमी को ठीक करने का। बिल्कुल, आज इकोनॉमी खत्म हो चुकी है देश की, ग्रोथ नाम की कोई चीज नहीं रह गई। I will interject here. While I believe and I completely agree with all the analysts, India's IMF growth rate for 2020, on 14th of April 2020, IMF had given 1.9% as the growth rate for India. So it is not zero, it is not negative. As per the IMF, growth rate for India for 2020 as declared on April 14 is 1.9%. That is much higher than any country put together. We are looking at minus GDPs of 7% in Europe, in Spain and Italy. So coming back to what Rajpal ji first, I will share something with you. One of the main challenges that I feel that the film industry is going to go through, coming back to normalcy, is going to be the fact that in the theaters, there will need to be social distancing norms in the theater. So what is going to happen to the revenue is that where you had 100 people, you would normally have 30 people in the theater. That is the real challenge that will need to be tasked. Now, second thing, I will just point out some figures which are there right now as per the International COVID-19 organization, which is coordinating. In India, right now, there are 79,333 cases. Because I'm in education and I'm in legal education, we are used to dealing with figures and numbers. I cannot say about the future.
But let me present to you how well India is placed at this point of time. I'm not saying that the government cannot do more. I'm just telling you what is the figures at this point of time. 79,333 is what is now at this moment. Out of that, there have been 2,554 deaths. Please see the percentage of deaths as opposed to cases. It is less than, it's about 2 to 2.5%. So right now, because why I'm bringing out these figures is because India is still in a very good state. It's still. I do not know what happens in the future. And these are not my figures. These are figures which are declared official. India cases per 1 million is 57. India's, if the testing is, if it is accepted that all the states have given transparent figures, if that is the assumption that all the states have given transparent figures and there's no doctoring of figures which have happened, 57 cases per million is what is there in India right now. And in US, it is 4,334 cases. Look at the comparison of where we are right now. We are in a very, very good position. In terms of deaths per 1 million, in India, it is 2 deaths per 1 million. As of now. I'm sorry, but I interrupt here because I feel so. जो data के ऊपर हम जा रहे हैं, there also I see lots of problem because so many cases. मैंने कल भी जिक्र किया था कि एक शिकोहाबाद में कुछ लेडीज का एक ग्रुप है और उनका टेस्ट हुआ. पहले उनका टेस्ट पॉजिटिव आता है, फिर उनका टेस्ट नेगेटिव आता है, but between that time they were quarantined into a center with the COVID-19 patient. So in that case, how we calculate the total figure? So that is what I said, that if these figures are accurate, which have been released by the government, we are right now at 2 deaths per million, whereas US is 258 deaths per million. So I'm not saying that India is if these figures are accurate, and there's a big if these figures are accurate, then at this stage, India is in a very good situation. Second thing, yes, of course, and second thing, second thing, the situation. Second thing, there are 31 mutant. I maybe this is what I read 2-3 days back. There are in India 31 mutant right now species of COVID-19 which have developed. 31, and still. Look at what is the death rate in India. It is 2 per million. As per the CIA fact sheet on the Indian government, 22,500 deaths happen every day in India. And post-COVID, the number of deaths have dropped drastically. The number of deaths, the number of road accidents, the number of police reportings which have happened on crimes. So what I'm trying to tell you is that India, of course, there is a very big inconspicuousy. There are other practical things which people are not addressing. In August, you will have monsoons. In July, August, you will have monsoons, which is going to cause the temperature to drop and which is going to cause, the local flu to set in. Now there will be more confusion between local flu and COVID-19. Now September, the temperature starts dropping. In October, again, there will be a local flu setting in. So you see, there are certain practical problems which a lot of people are not addressing. So going forward, I feel the most important thing is literacy. You have to educate people on what is corona, what is social distancing, and how do you build your own immunity. The spices that we use in India increase our immunity to such an extent that we have, I was watching a senator, he's running for the senator race in Massachusetts, an Indian guy called Dr. Shiva, who's a MIT from who's a PhD from MIT. What he's suggesting to Trump is to increase the vitamin A and vitamin D levels in people. That will help you fight, because there is the vaccine, even if it comes in September, October, November, it's going to take at least 1 year before people will be comfortable using that vaccine, because whether it is giving adverse reactions or whatever. So the way forward, I feel, is literacy and education at the grassroots level. टाइम काफी कम बचा है. संजय जी, मैं आपसे एक क्विक क्वेश्चन करना चाहती हूँ
कि मेरा ये मानना है राशिद जी, आप भी एक जुमला कह दूं मैं से। जी जी जो जी प्लीज। जो अभी मेरे दोस्त कह रहे थे कि ग्रोथ IMF ने 1.9% बताया, वो एस्टिमेटेड है, कैलकुलेटेड नहीं है। तो इसलिए ये मान के मत चलिए कि वो 1.9%, सिर्फ इतना ही मुझे कहना है। आई एग्री, एस्टिमेटेड एंड कैलकुलेटेड में एक फर्क मेजर ये रहता है कि that at this point any calculation will be incorrect because of the unforeseen circumstances which are there. बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मैं भी यही कह रहा हूँ। So, अगर आप ठीक तरह कैलकुलेट करेंगे, एक तो इस सरकार ने ग्रोथ की कैलकुलेशन ही बदल दी, मैं उस पर कोई बहस नहीं करना चाहता, लेकिन प्रॉपर तरीके से सुब्रमण्यम स्वामी ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि केंद्रीय सरकार मिनिस्ट्री को इंस्ट्रक्शंस दे रही है कि गलत डेटा बताए जाएं, सही डेटा ना। तो आप बताइए किस बात पे यकीन किया जाए, किस बात पे यकीन ना किया। मुझे लगता है, मैं एक बात जरूर बोलना चाहता हूं। मुझे गौरव भाई की एक बात बहुत अच्छी लगी कि सब चीजों में लास्ट में एक चीज जरूर, कि अभी कोरोना के लॉकडाउन के माहौल में हम सब लोग कम से कम एक जनता 130 करोड़ है, उसको एक एक आदमी तक ये पहुंच जाए कि कैसे आपको कोरोना से, वैक्सीन से, कोरोना को रखते हुए कैसे जागरूक रह के जीना है। उसके बाद सेकेंड स्टेज आती है कि फिल्म इंडस्ट्री कैसे चलेगी, या स्पोर्ट इंडस्ट्री कैसे चलेगी, या उद्योग इंडस्ट्री कैसे चलेगी, क्योंकि भीड़ वाला काम भीड़ ही कर सकती है। वो सब सेकेंड स्टेज। पहले कोरोना के रहते हुए हम सबको एक एक सिपाही बन के ट्रेनिंग जरूर हो जाए कि बिफोर कोरोना हम कैसे रहते थे, हम एक दूसरे गले झप्पियां शप्पियां, पार्टी शार्टी दुनिया भर। अब वो सब कुछ कैसे साइड में रख के कैसे हमें आफ्टर कोरोना जीना है, उसकी कम से कम शिक्षा एक एक बच्चे से लेकर बूढ़े तक मिल जाए। इस बात से मैं बिल्कुल 100% की हर आदमी, हर पक्ष, हर विपक्ष, हर नेता, हर अभिनेता या जो भी सामाजिक कार्यकर्ता है जो समाज के लिए जीता है, वो एक एक घर में एक एक बच्चे को जैसे वोट डलाने के लिए पर्चा पकड़ाने जाते हैं ना, कि इस पे डालना, वैसे ही अभी सिखाना पड़ेगा सबको कि ऐसे रहना, एक एक आदमी को ऐसे रहना सिखाना ही पड़ेगा, तभी अपन सेकेंड स्टेज पे जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राजपूत भाई। मैं संजय जी आपसे ये पूछना चाह रही थी सवाल कि क्योंकि सरकार का अपना एक पुराना बजट रहा है और जो जितनी आज थोड़ा ज्यादा कनेक्शन का इश्यूज है। आई थिंक देयर बीन प्रॉब्लम्स विद प्लानिंग्स थी, अब सब ठहर गई हैं और एक पॉज मोड पर विनीता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। आप अपना वीडियो बंद कर ले विनीता जी, तो आपकी आवाज आ जाएगी। शायद सिग्नल वीक है। अभी क्लियर है, बताएं। अभी जी, मैं सवाल ये कर रही थी कि जो दिल्ली का बजट है और जो हमारी प्लानिंग्स थी, अब वो सब एक पॉज मोड पर चली गई हैं एंड अभी कुछ नहीं मालूम है कि आगे की कंडीशंस क्या होने वाली है। इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो चेंज हो चुकी है। अब पुराने वाले प्लान्स पर तो हम आगे नहीं चल सकते हैं, तो क्या ऐसे हम सारी चीजें वापस से रिव्यू करेंगे और नई चीजें तैयार डेफिनेटली की जाएंगी। एंड आई थिंक सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो शुड डू दैट, क्योंकि जो पहले हमारी प्लानिंग्स थी, इतने फ्लाईओवर्स और इतने प्रोजेक्ट्स, वी कांट गो अहेड विद द सेम प्लानिंग नाउ। सो डू यू थिंक सो बजट शुड गेट चेंज नाउ अबाउट दिस? देखिए, निश्चित रूप से आपने ठीक कहा कि एक ऐसी सिचुएशन है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं लगाई थी। तो जो बजट में प्रावधान पहले थे, आगे वो सारा कुछ जमीन पे उतारना तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अब आपके लिए सबसे प्राथमिक क्या चीजें हैं वो देखना पड़ेगा। सबसे जरूरी है कर्मचारियों की तनख्वाह न रुकने पाए। सबसे जरूरी है अस्पताल में जिन लोगों का इलाज चल रहा है उसके इलाज में कोई कमी ना आने पाए। जरूरी है कि पीपी किट से लेके टेस्टिंग से लेके किसी चीज की कमी ना होने पाए। जरूरी है कि लोगों को राशन बराबर मिलता रहे और जो 10 लाख लोगों की रसोई चल रही है वो दोनों वक्त की चलती रहे। तो अब हमको इस कोरोना संकट में अपनी प्रायोरिटीज तय करनी पड़ेगी। जो हमारे लिए प्रायोरिटीज है उसको देखते हुए हम बजट का ज्यादा इस्तेमाल उन चीजों में करेंगे।
और बाकी जो अलग बहुत सारी गतिविधियां थी, निश्चित रूप से उसके बारे में सरकार सोचेगी कि उसको फिर कैसे आगे बढ़ाना है। जब सिचुएशन कंफर्टेबल होगी तभी आप उन चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। गौरव जी ने जो बात कही वो मैं भी बोल चुका था, वो बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि आप इंडिया में डेथ रेट को अगर आप देखेंगे तो इन कंपैरिजन टू दूसरे कंट्रीज के यहाँ पे डेथ रेट कम है, और इसकी कई वजह है। बचपन में जो वैक्सीन लगवाई गई वो भी एक वजह है, इम्यून सिस्टम ठीक है वो भी एक वजह है। इसके कई कई तर्क हैं अपने अलग अलग, लेकिन ये भी साथ में एक सच है। जैसे मैं पढ़ रहा था तो कनाडा में 69,000 केसेस में 4,993 डेथ हुई है। बेल्जियम में 53,000 केसेस में 8,761 डेथ हुई है। नीदरलैंड में 42,000 केसेस में 5,456 डेथ हुई है। मैक्सिको में 36,000 केसेस में 3,573 डेथ हुई है। स्वीडन में 26,000 केसेस में 3,256 डेथ्स हुई है। तो निश्चित रूप से डेथ्स अगर, और बाकी जो ज्यादा डेथ्स हुई है उन कंट्रीज का नाम मैंने नहीं लिया, उसमें यूएस है, इटली है, स्पेन है, यूके है। लेकिन ये भी सच है कि इन कंट्रीज के अंदर पर मिलियन जितने ज्यादा लोगों की जांच हुई है उसमें हम बहुत कम है। आज की तारीख में अमेरिका में या दुनिया की दूसरी कंट्रीज में जांच का रेशियो हमसे बहुत ज्यादा है, उसमें हम कम है। तो केसेस कम होने की एक वजह ये भी हो सकती है, जब इसकी टेस्टिंग आप ज्यादा आगे बढ़ाएंगे तो केसेस ज्यादा आएंगे। लेकिन ज्यादा केसेस होने के बावजूद भी डेथ रेट कम है, ये एक संतोष, खुशी का तो नहीं लेकिन एक संतोष का विषय हो सकता है कि भाई यहाँ पे लोगों की जान नहीं जा रही है, तो इससे निपटने में थोड़ा आसानी मिलेगी। राशिद जी, मैं आपसे एक सवाल ही करना चाहती हूँ। बताओ विपक्ष, आपको नहीं लगता कि ये सवाल उठता है? हमने कई बार ये जिक्र किया अपने डिस्कशंस में भी, हमने चर्चा किया है यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर, कि जो पीएम केयर्स फंड है उसका जो अमाउंट है उसकी ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि जब आप पेटीएम से लॉगिन करते हैं और पेमेंट करते हैं, डिफरेंट सेतु ऐप से आप पेमेंट करते हैं, बहुत सारे जरिए आपके पास हैं जिससे आप पीएम केयर फंड्स में डोनेट करते हैं पैसा, लेकिन इतनी क्लैरिटी से आपका एक्सेस वहां देने के लिए है, लेकिन वहां से आपको जानकारी मिले, इसका एक्सेस नहीं मालूम है कि टोटल, क्योंकि इसका ऑडिट नहीं है, आपको नहीं मालूम है कहाँ खर्च होने वाला है, क्या चीजें हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये एक सवाल आपकी तरफ से ये बड़ा उठना चाहिए कि पीएम केयर्स फंड की ट्रांसपेरेंसी ऑनलाइन क्लैरिटी से होनी चाहिए, वेयर इट इज गोइंग फॉरवर्ड? ये सवाल तो हम लगातार उठाते चले और हम ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी इस फंड की जरूरत क्या है। जब रिलीफ फंड पहले से प्रधानमंत्री रिलीफ फंड मौजूद है, उसी के जरिए आप काम क्यों नहीं करते? आप एक अलहदा फंड क्यों बना रहे हैं जिस फंड का पता नहीं चल रहा है कहां से पैसा, कहां को पैसा जाता है? ये सवाल कांग्रेस पार्टी ने, हम सब लोगों ने, विपक्ष के बहुत सारे नेताओं ने उठाया और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस बात का कोई सैटिस्फैक्टरी जवाब भारत सरकार देने को तैयार नहीं कि वो पैसे का कैसे इस्तेमाल होता है। कम से कम जो मजदूर लोग हैं उनके टिकट का इस्तेमाल आप कर देते हैं इस पैसे से, जो लोग भूखे उनकी रोटी का इस्तेमाल कर देते हैं इस पैसे से, आज जिन लोगों को जरूरत है उनको इस्तेमाल कर देते हैं। आप जो फुटपाथ पे अपना कारोबार कर रहे हैं छोटे छोटे, उनको 10,000 का कर्जा देके आप उसे कर्जे में बांधने को तैयार थे। मैं ये बात अपनी जिम्मेदारी और तजर्बे से कह सकता हूँ कि जिन गरीब लोगों को आप 10,000 रुपए लोन दे देंगे, उन्हें वापस करना मुश्किल हो जाएगा। कैसे वापस करेंगे? आप एक बोझ उनके सर पर डाल रहे हैं। आप उनको ग्रांट दे सकते हैं। अगर आप देश के बड़े पैसे वालों का लाखों करोड़ रुपया माफ कर सकते हैं, तो इस मुश्किल वक्त के अंदर क्यों नहीं आप उन लोगों की मदद कर सकते? इस फंड का इस्तेमाल कम से कम आपको वही करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। तो ये सवाल हम लगातार उठाते चले आ रहे हैं और इसका कोई जवाब भारत सरकार ठीक तरह नहीं देता कि क्यों अलहदा आपने ये फंड बनाया। रिलीफ मुझे लगता है बन गया है, लेकिन उसकी ट्रांसपेरेंट जानकारी मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, मोर इम्पोर्टेंट।
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।